भैंस को कई लोग काला सोना कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाना। जबकि दुग्ध उत्पादन में हम देखते हैं भारत का लगभग 50% कंट्रीब्यूशन भैंस से आता है। देखिए, ये वो लोग कहते हैं जो भैंस नहीं पालते हैं। जो भैंस पालते हैं वो कहेगा जिसके घर काली उसकी सदा दिवाली। 1 एकड़ में वो सीरियल क्रॉप करता है, अगर उसमें वो भैंस पालन करता है, भैंस के लिए आपको एकड़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो कितना गुना उसका इनकम बढ़ता है। जिस दिन पैदा होती है उस दिन में उसके 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं। जितना आप शहर के नजदीक होंगे उतना आपको रेट ज्यादा मिलता है, जितना आप शहर से दूर होते जाएंगे आपको रेट कम मिलता है। रिमोट एरियाज में तो आपको 30 रुपए भी नहीं मिलता। तो मुख्य दुधारू नस्ल की बात करें, ऐसे भैंसों की टोटल कितनी नस्लें? वो 20 नस्ल है, 5-6 नस्ल है जो अच्छी दुधारू है। खासतौर पे एक टिपिकल मुर्रा की पहचान क्या है? मुर्रा नाम पड़ा है मुड़ा हुआ, मुड़ने के बाद जो बीच में छेद बच जाता है उसमें से चोन्नी पार नहीं होगी। अच्छा, मुर्रा का दबदबा के चलते नीली रावी, महसाणा, पंढरपुरी ये सब का महत्व कम हो गया। मुर्रा क्योंकि दिल्ली के आसपास थी, इस एरिया में ज्यादा मेले होते थे, तो मुर्रा का तुर्रा अपने आप ही बन गया। 2 चीजें पशुपालक देखता है, सुंदरता और दूध। कि आप सिंक के ऊपर या इन चीजों पे ध्यान मत दें, आप केवल दूध उत्पादकता पे ध्यान दें। पशुपालक का घर दूध से चलेगा या सुंदरता से चलेगा? बिल्कुल, देखिए दूध से चलेगा। ये बूस्टिन है क्या और भैंसों पर लगाते क्यों है, इसका दुष्परिणाम क्या है? इंडिया में इसका अब तक अप्रूवल नहीं है, बैंड है इंडिया के अंदर। तो कुछ किसान नहीं है, वो व्यापारी है, और व्यापारी का रिवाज ही बन गया कि व्यापारी बेईमानी करने से चूकता नहीं है। जो टिक्का हमारे यहाँ वैध नहीं है उसको लगा के उसकी उत्पादकता को बढ़ाकर 20 किलो वाली को आप 30 किलो का। नस्ल सुधार में भैंस बाहुबली है, 1 करोड़ का है, खाता क्या है? काजू बादाम खाता है। नस्ल सुधार में प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट में क्या प्रेफर कर? कि जिनके बच्चे पैदा हो गए और उनकी दूध उत्पादकता आपके सामने है, आप वो एक सीमन लेकर आता है, 3 साल बाद उसकी कटिया गाभिन होती है, दूध पे नहीं आई। कि बीज के अंदर जो बेईमानी करता है उसका तो खुद का बीज भी नहीं बचना चाहिए। सामान्य पशुपालक जो है तो उड़ीसा में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, तो वो कैसे अच्छे नस्ल के भैंसों के सीमन उसको मिल सकते हैं? आज के दिन हरियाणा पंजाब के अंदर आंध्र प्रदेश वीरावली वाले सीमन की बहुत डिमांड है। आंध्र प्रदेश की सीमन यहाँ यूज हो रहा है। मुर्रा का जो सीमन है आंध्र प्रदेश से हरियाणा और पंजाब में बहुत डिमांड में है। भैंस का चयन कैसे करें? कोई भी आप काम करते हैं खेती बाड़ी से या पशुपालन से रिलेटेड, सबसे पहले तो ट्रेनिंग जरूर ली, और नस्ल के ऊपर मत जाओ। नस्ल के सिंग के कारण यदि आप 2 लाख रुपए फालतू दे रहे हो, 1.5 लाख की भैंस आप 3.5 लाख में ले रहे हो, तो आपको डेयरी में कभी कामयाब नहीं होगा। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। आपका बहुत बहुत स्वागत है द किसान शो के इस एपिसोड में। जैसा कि पिछले अनेक एपिसोड में आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला, और हमने भी कोशिश की पशुपालन और कृषि से संबंधित बहुत सारे विषयों को आप तक पहुंचाने की। आपने इन वीडियो को बहुत पसंद किया है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में भी आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही हमें मिलता रहे। आज के मेहमान हमारे एक ख़ास हैं और एक कहावत से आज की बात शुरू करते हैं। कहते हैं जिसके घर में मुर्रा उसका बाजे तुर्रा, यानी जिसके घर में मुर्रा है, मुर्रा एक भैंस की नस्ल है, और इस नस्ल को जिसने पाल लिया उसकी समृद्धि कई गुना बढ़ गई है। भैंस पालन भारत में अनेक वर्षों से है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं और प्राचीन समय से इसका इतिहास है। और अब तक भैंस पालन मैं देखता हूँ ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब से गरीब लघु सीमांत किसान भी आपको 1, 2, 3 भैंस रखते हुए मिल जाएंगे। और वहीं हम देखें तो पंजाब जैसे समुद्रशाली राज्य में भी, हरियाणा पंजाब में, और जो ऐसे भैंसों का गढ़ माना जाता है, ऐसी नस्लों का गढ़ माना जाता है, इसकी समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ की भैंसों की नस्लें हैं। चाहे वो मुर्रा हो, चाहे वो नीली रावी हो, चाहे गुजरात के क्षेत्र में जाफराबादी हो, पंढरपुरी हो, अलग अलग तरह की भैंसें हैं। और ये एक किसान के लिए एक बहुत वाइबल, लाभदायक पशुपालन में एक ऐसे तौर तरीके हैं, और इन्हीं के ख़ास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच में एक ख़ास मेहमान हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी को मुर्रा मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देश में ये उपाधि किसी सरकारी इंस्टीट्यूट ने नहीं दी, बल्कि सामान्य लोगों ने उनको ये एक बड़ी उपाधि दी है। भैंस पालन ने और ख़ासकर से मुर्रा में उनका योगदान पूरे देश में नहीं तो पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी छवि रखता है। आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत जी ने अपनी शुरुआत HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद आप ICAR के CIRB यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में एज ए डायरेक्टर पद पर अनेक वर्षों तक रहे। पंजाब एनिमल हस्बेंड्री में आप डायरेक्टर यानी निर्देशक पद पर भी रहे। गढ़वासू जो एक यूनिवर्सिटी है पशु चिकित्सा के लिए समर्पित लुधियाना में, उसके आप वाइस चांसलर रहे। और अभी वर्तमान में आप बिहार यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं। सर, आपका द किसान शो के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि एक बहुत बड़ी जर्नी आपने तय की है, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न सर, कॉमन मैन से मुर्रा मैन बनने तक की यात्रा आपने कैसे की सर? देखिए, मेरा एजुकेशन हिसार में हुआ। स्कूलिंग के बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार में मैंने अपनी शिक्षा BVSc NDH वेटनरी की और मास्टर्स डिग्री की। फिर वहीं पर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब ज्वाइन किया और PhD के लिए मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड जाके देखते थे कि उनकी हर चीज़, चाहे उनके गाय थी वो दूध ज़्यादा देती है, उनकी सड़कें हैं इतनी अच्छी हैं, तो ये एक हमेशा रहता था कि क्या हमारे देश में भी ये हो सकता है क्या। और मेरे को ये विश्वास था कि हमारे भी हो सकता है। और काफ़ी चीज़ें आज के दिन जो आज की पीढ़ी है वो देख रही है, हमारी पीढ़ी भी देख रही है कि कितना तीव्र गति से हमारा परिवर्तन हो रहा है और हम एक विकसित देश की भांति इस प्रकार के हम कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारी जो पशुधन की जो कंट्रीब्यूशन है, दूध उत्पादकता है, वो बहुत कम है। और जब मेरे को मौका मिला फिर 2001 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट ज्वाइन करने का, 15 साल मैंने HAU में जॉब किया। उसके बाद तो वहाँ पर मैंने देखा कि हमारी उत्पादकता पिछले 25 सालों से लगभग, जब से संस्थान बना था, स्टैटिक सी थी। कभी 100 किलो ऊपर होगी, कभी 100 किलो 50 किलो नीचे होगी, इस तरह से चलती रहती थी। पर एक थ्रेशोल्ड 2000-2100 किलो से ऊपर कभी नहीं पहुंची थी। 2010 में मेरे को संस्थान के फार्म का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया। 2013 में मैं संस्थान का निदेशक बना। तो उस दौरान मैंने देखा कि क्या क्या हमारे कमियां हैं, तो उनको रिमूव करते हुए मैंने जब कार्य स्टार्ट किया तो मैनेजमेंट, एक तो जो भैंस का जो दूध है उसका सही आकलन किया जाए, उसका नाप तोल अच्छा हो, चोरी रुकनी चाहिए, प्लस फिर उनका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि पशु की उत्पादक क्षमता क्या है उसका तो हमें पता चले। साथ के साथ जो बहुत अहम होता है वो होता है नस्ल सुधार। तो नस्ल सुधार में हमारा एक टेक्निकल प्रोग्राम चल रहा था जिसको नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन बफलो इम्प्रूवमेंट कहते हैं, पर वो पिछले 25-30 से भी ज़्यादा सालों से चल रहा था और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो मैंने कहा भी ऐसे टेक्निकल प्रोग्राम का क्या करना है जिसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो हमें बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं एनिमल ब्रीडिंग के, उसके ऊपर काम करें। तो हमने हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड HLDB से टॉप के जो झोटे उनके होते हैं, बुल होते हैं, वो 10 साल की उम्र होते हैं उनको निकाल देते हैं। ये भारत की जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना था सीमन फीजिंग लैब के लिए, उसमें इस तरह का प्रावधान था कि 10 साल से ऊपर के आप झोटे नहीं रखेंगे, बुल नहीं रखेंगे। मैं उसको हमेशा क्वेश्चन करता था कि क्यों नहीं रखे जाए। 10 साल का जब बुल होता है तो वो सबसे अधिक उसकी सीमन प्रोडक्शन की क्षमता होती है, उस टाइम आप उसको निकाल दो। और भैंसों में तो वैसे ही सीमन प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होता है गाय के मुकाबले, खासतौर पे जो एक्जोटिक गाय के मुकाबले, तो उसकी उतनी डोज बनती नहीं। दूसरी तरफ हमारे पास अच्छा जो जर्म प्लाज्म है भैंस का, उसकी बहुत कमी है। तो एक अच्छे जर्म प्लाज्म को हम 10 साल पर, क्योंकि उसने उसका 10वां बर्थडे आ गया, वो आपने रिजेक्ट कर दिया, उसका पीक आने वाला था। या आप ये देखो ना कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके सीमन की क्वालिटी कैसी है। यदि क्वालिटी डाउन है तो MSP में वो भी प्रावधान था कि यदि क्वालिटी डाउन जाती है तो भी आप उस बुल को निकाल सकते हो। तो हम 2 क्राइटेरिया क्यों रखें, एक तो
यार्ड स्टिक हो गया कि क्वालिटी का, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, उसकी ज़्यादा आवश्यकता थी। हम उसको दरकिनार करते हुए कि उसने 10 साल की उम्र कर ली पार तो उसको निकाल दिया जाए, ये बड़ा ही गलत लगा। तो हमने संस्थान के अंदर वहाँ से जो 10 साल के हो गए थे वो बुल खरीदे, जो वो HLDB से जो कि अदरवाइज बूचड़ खाने में जा रहे थे। वो 3 बुल जो टॉप के थे, क्योंकि 10 साल का जब तक होता है तब तक उसकी पीढ़ी आ जाती है, क्यों 3 साल में भी प्रोजनी आ जाती है, और वो प्रोजनी का थोड़े फिल्टर होके हमारे पास भी आ जाते थे इन्फॉर्मेशन कि ये बुल हैं जिनकी प्रोजनी ने अच्छा उत्पादन दिया है। पहली इलेक्ट्रेशन में 16-17 किलो देना मायने रखता है। तो वो हमने 3 बुल लिए। 3 बुल, हाँ, M29 जिक्र कर सकते हैं उसका? M29, M51 और एक था 734 शायद। अच्छा, तो ये 3 बुल लिए, वो 14,400 रुपये का एक बुल मिला। हो सकता है HLDB को ऑक्शन करती जो बूचड़ खाने वालों को तो वो 50-60 हज़ार एक बुल का देते। हमने उनको लगभग 2-2.5 साल रखा हमारे संस्थान में, और हमारा रिक्वायरमेंट होता है 8,000 डोज एक बुल से बनाने का। तो 3 बुल की डोज बनती 24,000, पर हमने उनकी बनाई लगभग 86,000 डोज। 86,000, क्योंकि डिमांड पब्लिक की देखते हुए हमने 86,000 डोज बनाई, और एक डोज हमने 100 रुपये की बेची ताकि मिसयूज ना हो। 100 रुपये एक नॉर्मल सा है कि एक आम किसान भी अफोर्ड कर सकता है इंसेमिनेशन के लिए। आप देखिए 89,000 डोज से 90,000 डोज से इंटू 100 रुपये, तो 90 लाख रुपए हमने संस्थान के लिए कमाए। प्लस जब वो हमने भी, क्यों हमारे पास भी स्पेस की कंस्टेंट था, अगला सेट आना था हमारा, उन बुल को जब हमने बेचा तो ये डिसीजन लिया कि हम इनको केवल नेचुरल मीटिंग के लिए नहीं बेचेंगे। कोई यदि सीमन लैब लेना चाहते हो जहाँ और प्रोडक्शन इनसे कर सके, तो वो हमने सीमन लैब से पूछा, जो भी लेने के इच्छुक थे, एक सीमन लैब उनको लेगी, और उस सीमन लैब ने भी उससे मेरे ख्याल में हमारे से भी ज़्यादा सीमन उनसे प्रोड्यूस किया। तो उसकी ख्याति इतनी हो गई कि हर किसी के जुबान के ऊपर M29 का नाम है, M51 का नाम है। तो इस तरह CIRB के बेस में अगर देखा जाए तो इन 3 बुलों की बड़ी अहमियत। तो हमने वो एक तो जो नेटवर्क प्रोजेक्ट का जो प्रोटोकॉल था, जो टेक्निकल प्रोग्राम था जिससे कोई प्रोग्रेस नहीं होती, मैंने उससे एक लाइन ब्रेक करी, और न केवल ये 3 बुल खरीदे, परंतु 3-4 बुल का हमने सीमन भी लिया HLDB से, जो अच्छे बुल थे। इसके अलावा जो प्राइवेट बुल थे उनका भी सीमन हमारे संस्थान में प्रोड्यूस करके, ताकि ऑथेंटिसिटी, प्राइवेट बुल का ही होता है ना, आपको ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनकी माँ का देख के, उनकी माँ को इवेलुएट करके कि माँ कितना दूध दे रही है या कितना उसका रिकॉर्डेड है। HLDB गांव में रिकॉर्डिंग करती थी, तो वो रिकॉर्ड देख के उसका जो बच्चा था उसका हमने सीमन लिया, उसको भी यूज़ किया। फिर हमने संस्थान के अंदर किसानों की भैंसों के लिए दूध उत्पादन प्रतियोगिता हर महीने करवानी शुरू कर दी। हर महीने क्योंकि पहले ये होती थी साल में एक बारी, पंजाब वाले करते थे, तो उसके अंदर वो ही जानवर आएंगे जो उस महीने पीक पे हैं। पूरे साल में कभी भी पीक आ सकती है एनिमल की, तो जब वो बच्चा देगा उसके 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पीक आती है। तो हर जानवर तो आपकी नेशनल लाइफस्टॉक चैंपियनशिप के टाइम बच्चा नहीं देगा या उससे आगे पीछे। तो हमने कहा कि यदि हमने कैप्चर करना है कि कौन सा बेस्ट एनिमल, तो हमें हर महीने ये करना चाहिए ताकि हर आदमी मौका ले इसके। और उसमें हमारे फाजिलका तक से लेके कैथल, करनाल से भी आगे अम्बाड़ा तक से लेके किसान आते थे अपने पशु को लेके, और यहाँ तक क्रेज हो गया था किसानों में, पशु के साथ पानी का टैंकर भी लेके आते थे। ऐसा क्यों? कि जी हिसार का पानी अच्छा नहीं है, हमारे पशु दूध कम कर देंगे। मतलब किसान देखो इतनी जागरूकता रखता है, पर हम उनके साथ नहीं खड़े हुए कभी भी आज से पहले। तो हमने जब ये शुरू किया तो किसानों में बड़ा क्रेज देखने को मिला, और जो भैंस हमारे वहाँ पर आके और मान लो जो भी दूध देती थी रिकॉर्डेड हो जाती थी, वो यदि 1.5 लाख की भैंस है वो 2.5 लाख की हो जाती थी, क्योंकि ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग वहाँ होती थी। इसका एक और मैं बताता हूँ आपको कि हम जो भी भैंस आती थी ये इंश्योर करते थे कि उसके ईयर टैग लगा हो। अब तो भारत सरकार ने भी वो कर दिया कि हर स्कीम के लिए ईयर टैग जरूरी है। हम ये कहते थे आप रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हो तो नाम से नहीं कि ये गंगा है, ये रानी है, ये लक्ष्मी है, ईयर टैग होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। वो नंबर हम रिकॉर्ड में करते थे, प्लस उसके बच्चा पीछे जो भी है, मेल है फीमेल, उसके भी टैग लगा देते थे। एक बार एक सीमन लैब वालों ने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब एक ये भैंस आपके यहाँ रिकॉर्ड हुई थी, इस गाँव की इस आदमी की भैंस थी, उसका हमें पता करना है। हमने बताया कि इसका इतना दूध हुआ। बोले जी मेरे को ये पता करना है इसके पीछे कट्टा था या कटिया थी। तो हमने बताया कट्टा था। बोले उसका नंबर क्या था, हमने नंबर बता दिया। तो उसको तसल्ली होगी, हाँ जी जो मैं खरीद के लाया हूँ वो वही कट्टा है जो उसका ओरिजिनल है। तो ये ऑथेंटिसिटी मिली।
तो ये चीज़ें प्लस उसके बाद हमने जो ये बुल लाए उनसे ब्रीडिंग किया, और असर उसका ये है कि आज के दिन पूरे संस्थान की जो हमारा हर्ड है बफलो का, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का, उसकी औसत 3000 से ऊपर है। जब मैं निदेशक बना उस टाइम हमारी 4 भैंस थी जो 3000 से ऊपर थी। आज पूरी जो पूरे 1 साल के अंदर मान लो 125-150 के बीच में भैंस अपना ब्यांत पूरा करती हैं, उनकी औसत 3000 से ऊपर आ रही है। और जो प्रथम ब्यांत में भी बच्चे आ रहे हैं, मैं 3-4 साल पहले का डाटा देखा था, वो उसी टाइम की ब्रीडिंग की प्रोजेनी थी जब मैं वहाँ पे निदेशक था। और जो हमने बाहर के बुल लिए थे, प्राइवेट वाले भी और HLDB वाले, उनके बच्चों की पहले ब्यांत में भी 3000 से ऊपर आई। क्या बात है। लगभग 2/3 जो बच्चे पैदा हुए उनके पहले ब्यांत में 3000 से ऊपर आई थी। तो उस टाइम 4 भैंस थी जो 3000 से ऊपर थी। आज हमारे पास मेरे ख्याल 4 भैंस होंगी जो 5000 या 5500 से ऊपर है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में। तो ये एक बड़ा सफ़र सर। 2000 लगभग 1900-2000 से आपने लगभग 3000 क्रॉस किया, मतलब 1000 लीटर का। जी। तो मैं ये मानता हूँ ये काम यदि 1985 से स्टार्ट होता, जब से संस्थान बना था, तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। तो ये चीज़ मैं विदेशों में देखा और जगह देखा कि यदि HLDB इतना अच्छा कर रहा है तो हम क्यों नहीं। हम इतना सस्ता काम है, आप केवल सीमन ले आओ, आपको कुछ नहीं करना, आप वैसे ही बच्चे अपने पास पैदा करो। आज के दिन तो तकनीक इतनी अच्छी हो गई है कि सीमन भी सेक्स सीमन लाओ, आपको कटिया पैदा होगी। दूसरा, आपको यदि हूबहू वही जानवर चाहिए तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करिए IVF करके। भारत सरकार ने पिछले 5-7 साल में IVF की 30 लैब खोली हैं पूरे देश के अंदर, जिनमें से एक बिहार में भी है हमारे पास, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है। जो ब्राज़ील ने जो प्रोग्रेस किया है वो IVF के जरिए किया है। और सेक्स सीमन की भी हमारे देश में 6 लैब खुल चुकी हैं। ये 2016 के बाद ये तकनीक भारत में आई है और उसका भी किसान पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और IVF प्लस सेक्स सीमन को मिला के तो बच्चियाँ या कटिया पैदा और अच्छी हो, तो बहुत अच्छा। सर, ये पूरा गणित आज समझेंगे आपसे। भैंस पालन का पूरा एक विज्ञान है, उसका गणित है, उसका एक पूरी इकोनॉमी है, वो भी आज समझेंगे। सर, भैंस को कई लोग काला सोना कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कई कहावतों हमने देखा, लोग कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये भैंस पर सारी लोकोक्तियाँ बनी हैं, जबकि दुग्ध उत्पादन में हम देखते हैं भारत का लगभग 50% कंट्रीब्यूशन भैंस से आता है। तो गाय की तुलना में भैंस पालन और भैंस इतनी उपेक्षित क्यों है? देखिए, ये वो लोग कहते हैं जो भैंस नहीं पालते हैं। जो भैंस पालते हैं वो कहेगा जिसके घर काली उसकी सदा दिवाली। क्या बात है। तो इतना फ़र्क है। जो भैंस नहीं पालते उसको वैल्यू का नहीं पता। और पर आप ये देखो, भारत के अंदर भी, शहरों के अंदर भी भैंस का दूध है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और यदि भैंस का दूध मिल जाए, कईयों को तो हजम नहीं होता। हमारी पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट की है जो दूध कम पीने के है, तो उनके लैक्टोज जल्दी सी पाचन शक्ति नहीं है उसकी। पर बाकी जो है, जहाँ दूध एक स्टेपल फूड है, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वगैरह में, वहाँ पर जो भैंस का दूध है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और भैंस के दूध की वैल्यू इस प्रकार भी ज़्यादा है कि भैंस के दूध के अंदर जो ठोस पदार्थ है, दूध में 90% 85% तो पानी है। तो भैंस के दूध के अंदर यदि हम सॉलिड्स की तरफ बात करें तो गाय के दूध के मुकाबले यदि गाय के अंदर 8% है तो भैंस के दूध में 10% है। SNF की बात करें, SNF और जो सॉलिड्स नॉट फैट वगैरह मिला के, और फैट भी मिला लो, तो वो मिला के आप ये देखो, जब आप गाय का दूध ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक टैंकर से और आप भैंस का दूध ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आप 25% एक्स्ट्रा दूध आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा उतने सॉलिड लेने के लिए। आप यदि 10,000 लीटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यदि गाय का दूध है आपको 12,000 साढ़े 12,000 लीटर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ताकि आपका एंड रिजल्ट वही आए। तो इसमें प्लस उसके बाद आपको वो पानी जो 2,000 लीटर फालतू है एक टैंकर में, उसको उड़ाने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो हर लिहाज से, और जो भैंस का दूध है, आप देखिए जो अपनी देसी खोए वाली मिठाई है और है उसका, या पनीर है, उसका उत्पादन की एफिशिएंसी है वो भैंस के दूध में ज़्यादा है। 4 किलो में आपको 1 किलो खोआ मिल जाएगा, 3.5 किलो में मिल जाता है, जो कि गाय के दूध में आपको 6 किलो में, 6.5 किलो में, 7 किलो में मिलता है।
तो इस प्रकार प्लस दूध का जो रेट भी मिलता है वो भी फैट परसेंट फैट के पे हिसाब से। आधारित हो, तो उसमें भी भैंस का दूध आपको हमेशा गाय के दूध के मुकाबले, और ख़ास तौर पे जो विदेशी गाय हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय जिसको मानते हैं, विदेशी गायों के मुकाबले लगभग 1.5 से 2 गुना फैट होता है। विदेशी गायों का फैट 4% से नीचे ही आमतौर पे रहता है। अब अच्छे जर्म प्लाज्मा गया उसमें 4.5 तक, 4.6 तक भी आ जाता है, और जर्सी का तो 6 से भी ऊपर आ जाता है। अपनी जो इंडिजिनस गाय है उसका भी 5 से 6, 6.5 तक आता है। भैंस का मेरे को ध्यान है कि जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में हमारा हड होता था, उसका साल का लगभग 7.65%, 7.5% ये हमारा एवरेज आता था दूध का, दूध में फैट का। तो वो इतना फैट उसको आप लगभग, और इसलिए एक टर्म होती है फैट करेक्टेड मिल्क। तो फैट करेक्टेड मिल्क, FCM, फैट करेक्टेड मिल्क। तो यदि फैट के हिसाब से आप दोनों को बराबर करेंगे, तो यदि भैंस का 10 लीटर दूध है वो 15 लीटर गाय के दूध या 20 लीटर गाय के दूध के बराबर हो जाएगा, 18 लीटर या 20 लीटर गाय के दूध के बराबर हो जाएगा। तो देश में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक लगभग 50 से 57% योगदान भैंस का रहा है। भारत को नंबर 1 दूध उत्पादन में 1998 से जो हम हैं उसमें भैंस का योगदान बहुत अहम है। आज के दिन भी लगभग 45-50% के बीच में ही चलता है इसका योगदान। और सबसे बड़ी बात भैंस की ये है कि इसके अंदर आपको कोई आवारा भैंस घूमती हुई सड़कों पे नजर नहीं कहीं नहीं दिखेगा भैंस को, क्योंकि इसकी साल्वेज वैल्यू है। सर एक किसान अगर भैंस पालन करता है तो वो कितना फ़ायदेमंद है, अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली कितना फ़ायदेमंद होता है उसके लिए, अगर दूसरा पशुपालन करता है या भैंस करता है? देखिए, हम कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेन ये डिपेंड करता है आपके पशु की उत्पादकता कितनी है। यदि उत्पादकता आपकी अच्छी है भैंस की, मैं मान लूँ कि जो थोड़ा ठीक लेवल वाला है, 3000 लीटर पर लैक्टेशन वो देगा, मतलब 10 महीने के अंदर 3000 लीटर, 10 लीटर रोजाना का। तो उससे ऊपर का पशु आपके पास हो तो आपको फ़ायदा है। वही यदि आप गाय की बात करेंगे, खासतौर पे जो विदेशी गाय है, वो कम से कम 6000 लीटर से ऊपर का हो तो आपको ठीक है। पर यदि हम खेती से इसका मुकाबला करें तो एक भैंस आपको 1 एकड़ के बराबर आमदनी दे देगी, प्रॉफिट। एक भैंस 1 एकड़ के बराबर दे देगी, और उसमें जो उससे भी ज़्यादा दे सकती है यदि आपके पास नस्ल अच्छी है तो। क्योंकि अच्छी नस्ल की कटिया जिस दिन पैदा होती है उस दिन में उसके 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं, यदि वो अच्छी नस्ल की है तो। सर इसी में एक गणित अगर हम समझें, 1 एकड़ में वो सीरियल क्रॉप करता है, यानी धान, गेहूँ, मक्का, ये सब करता है। तो वो उदाहरण के लिए कुछ एक सर्टेन अमाउंट पैदा करता है। उसी में वो अगर हॉर्टिकल्चर करता है, उसी में अगर वो अगर भैंस पालन करता है, पशुपालन करता है, तो कितना गुना उसका इनकम बढ़ता है? सर देखिए, भैंस पालन का मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हम 1 एकड़ में करें, क्योंकि भैंस के लिए आपको एकड़ की आवश्यकता ही नहीं है। पहली चीज़ तो आपको केवल उसके रखने के लिए स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके अंदर आपको उसको फॉडर देना है। फॉडर भी जो होलसम हो सके वो देने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रीन फॉडर, आप आज के दिन तो जो जागरूक किसान है वो अपनी ज़मीन नहीं रखते हैं, ठेके पे ज़मीन लेते हैं, या फिर जिस ज़मीन पे फॉडर उगा रखा है, मक्का या बरसीम जो भी उगा रखा है, उसी को ठेके पे ले लेते हैं। मक्का के तो साइलेज बनाने के लिए किसान जो गाय पालन करते हैं वो 50-55 हज़ार में 1 एकड़ ले लेते हैं, और उसके अंदर से वो उसको साइलेज बना के, और किसान का खेत खाली इमीडिएटली हो जाता है। तो इसमें एकड़ की आवश्यकता नहीं। पर यदि आप अन्न की बात करें, जो राइस वीट का हमारा साइकिल चलता है, धान और गेहूं का, उसमें मोटा मोटा मानिए कि 1 लाख की आपको इनकम आती है साल की। 1 लाख की आती है। हाँ। यदि आपकी भैंस 3000 लीटर दूध देने वाली भी है तो 1,80,000 60 रुपये के हिसाब से जो औसत इसका पड़ जाता है वो मिलता है। वो फिर उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप पशुपालन कहाँ कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं। जितना आप शहर के नज़दीक होंगे उतना आपको रेट ज़्यादा मिलता है, जितना आप शहर से दूर होते जाएंगे आपको रेट कम मिलता है। रिमोट एरियाज में तो आपको 30 रुपये भी नहीं मिलता, ये हालत है। परंतु रेट के अलावा जिस तरह मैंने बताया कि यदि आप अच्छा नस्ल रखते हैं तो उसके बच्चे को आप बेच के, मेन जो प्रॉफिट है वो उसमें है, नस्ल के बच्चे को बेच के। सर अब हम इसमें बात करेंगे नस्ल की शुद्धता, और ये है तो भारत सरकार में या भारत ने पूरे देश में हम गायों की अलग अलग प्रजाति की बात करते हैं। दुधारू में गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है,
ऐसे भैंसों की टोटल कितनी नस्लें और मुख्य दुधारू नस्ल की बात करें तो कौन कौन सी? भैंस की टोटल जो NBAGR ने अब तक आइडेंटिफाई की हैं वो 20 नस्ल हैं, और उसमें से 5-6 नस्ल हैं जो अच्छी दुधारू हैं, खासतौर पे मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी, महसाना और सुरती और पंडारपुरी, इस प्रकार की 6-7 ब्रीड हैं जो अच्छी दूध देने वाली हैं। और इसमें यदि पर एनिमल देखें तो जाफराबादी का 35 किलो तक दूध 35 हो किलो जाता था, पर अब वो कम है, जानवर उस तरह के मिलते नहीं हैं, रेयर ही कोई है जो। तो फैट भी उनका बहुत अच्छा, उनका फैट भी अच्छा, तो पर उनका मेंटेनेंस बहुत है। एफिशिएंसी आज के दिन सारी बात ट्रिकल डाउन करती है एफिशिएंसी के ऊपर। उनकी एफिशिएंसी नहीं, क्योंकि बॉडी साइज बहुत बड़ा है। तो इसी कारण मुर्रा ज़्यादा फेमस हुई कि मुर्रा में ज़्यादा दूध देने वाले ज़्यादा एनिमल्स हैं। अच्छा। उसको पालना जाफराबादी को बड़ा मुश्किल है या अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। मुर्रा उसके मुकाबले कम बॉडी साइज़ की है, तो उसकी फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी उससे बेटर होगी। और मैं तो मानता हूँ एक महसाना जो ब्रीड है गुजरात की, वो मुर्रा जैसी है देखने में, पर मुर्रा से भी थोड़ी छोटी है, और उसकी उत्पादकता भी मुर्रा के लगभग बराबर आ जाती है। 20 किलो देने वाली भी काफ़ी भैंसें मैंने देखी हैं गुजरात के अंदर। तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि महसाना वास्तव में एक छोटी बॉडी साइज़ की है, और दूध उत्पादकता यदि अच्छी है तो हमें उसको ज़्यादा प्रोपगेट करना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली मोस्टली जो ब्रीडिंग पॉलिसीज़ बनी है वो सारी की सारी आंख मूंद के मुर्रा के ऊपर बना रखी है, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। दूसरी तरफ नीली रावी भी अच्छी ब्रीड है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो नीली रावी लगभग 35-36 किलो दूध दे रही है एक दिन में। 24 घंटे में उनकी जो नीली रावी है वो 36 घंटे के बताते हैं, 51-52-54 किलो तक बताते हैं 36 घंटे का। अच्छा। वो 3 टाइम का बताते हैं। तो यदि हम उसका 35-36 किलो या 30 किलो के हों तो वो अच्छे वहाँ पर एनिमल हैं कुछ। और नीली रावी में मतलब एक अच्छी है। पर हमारे यहाँ पर देश में क्या हुआ कि नीली रावी की नस्ल का जो व्याख्या है वो हमने गलत कर रखी है। अच्छा। हम केवल पंचकल्याणी को नीली रावी समझ बैठे हैं, जबकि पंचकल्याणी कोई ब्रीड करेक्टर हो ही नहीं सकता। पंचकल्याणी का थोड़ा सा ब्रीफ। पंचकल्याणी क्या है? माथे पे सफ़ेद है, आंखें सफ़ेद है, नाक सफ़ेद है, अडर जो हवाना होता है वो सफ़ेद है, थन, पैर सफ़ेद है, पूंछ सफ़ेद है। तो वो 5 चारों टांग, माथा, पूंछ, ये की पंचकल्याणी उसको कहते हैं। पंचकल्याणी जाफराबादी में भी मिल जाते हैं इस तरह के जानवर। अच्छा। पंचकल्याणी आपको ईरान की भैंसों में भी मिल जाएगा। पंचकल्याणी आपको पंडारपुरी में भी मिल जाएगा। तो ये कोई ब्रीड करेक्टर नहीं। और ब्रीड करेक्टर वो होता है जो जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल रहता है। 10 जनरेशन तक आप ब्रीड कर लो। आपका यदि कुत्ता एल्सेशियन है, जिसको जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, उसकी 10 आप पीढ़ी तक चले जाओ वही करेक्टर आएंगे, उसमें लैब्राडोर वाले करेक्टर नहीं आएंगे। तो ये पंचकल्याणी वाला जो करेक्टर ये किसी में आता है, किसी बच्चे में नहीं आता। अच्छा। और जब ये इसको देखा गया, हमने हमारे फार्म के अंदर ही एक बारी कोई आदेश हुए, ऊपर से उन्होंने निकाल दी सारी जो पंचकल्याणी नहीं थी। रिजल्ट ये हुआ कि वो HF जैसे बच्चे आने लग गए। वो जो सफ़ेदी थी वो पूरी बॉडी के ऊपर आ गई। अच्छा। तो वो हमारा, मैं कहता हूँ, अज्ञानता थी ब्रीड करेक्टर के बारे में और ब्रीड को डिफाइन करने के बारे में, जो कि हम मेरे ख्याल में जितनी समझ से हमने करनी चाहिए थी वो नहीं किया। उसका ये असर आया। पाकिस्तान में आप जाके किसी भी भैंस को कहोगे वो कह देंगे ये नीली है। मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल मुर्रा दिखाई दे रही है, वो उसको भी नीली कहते हैं। अच्छा। बड़ी नीली ये है, इसकी वो पतली चमड़ी है, वो नीली होती है। पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, वो वहाँ से पाकिस्तान से लाए थे नीली रावी के कुछ पशु। एक दिन मैं उनके फार्म पे था, बोले डॉक्टर साहब ये बताओ ये प्योर है या नहीं है। मैं बोला जी इसकी जुबान देखनी पड़ेगी। बोले जुबान से क्या? मैं यदि नीली है, यदि लाल जुबान है, पिंक है, तो फिर तो ये नीली रावी है। और यदि नीली जुबान है, काली जुबान है, तो वो मुर्रा है। वो देखा तो बिल्कुल पिंक जुबान थी उसकी। अच्छा। तो वो एक ब्रीड करेक्टर है, उसमें वो सारे पैर सफ़ेद नहीं थे। अच्छा। पर जुबान उसकी पिंक थी। भाई उस एरिया के जो ब्रीड हुई है, क्योंकि नीली रावी थी, रावी और सतलुज के बीच वाले एरिया की नस्ल थी, इसलिए इसको नीली, सतलुज का पानी नीला था और रावी इनके बीच में, तो नीली रावी इसका नाम पड़ा था। तो ये इस प्रकार का यदि हम उसको सही देखें तो नीली रावी भी अच्छा उत्पादकता देने वाला पशु है। और ये भी कहीं ना कहीं ब्रीड
प्रोपगेशन के लिए देश के अन्य भागों में इस्तेमाल होना चाहिए। सर, आपको लगता है कि मुर्रा का दबदबा के चलते नील रावी, महसाणा, पंढरपुरी ये सब का महत्व कम हो गया या लेख पर ध्यान नहीं दिया गया? देखो, मुर्रा को डेफिनेटली प्रोमिनेंस ज़्यादा मिली, और क्योंकि जो भी मेले होते थे पुराने टाइम में, सन 2000 या 2001 तक मैंने देखे हैं, नेशनल चैम्पियनशिप लगती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के द्वारा। अब वो बंद है काफ़ी साल, मतलब 20 साल से। उसमें या तो जाफराबादी के एनिमल देखे हैं मैंने, या मुर्रा के देखे हैं ज़्यादा। नीली का मैंने नहीं देखा जानवर उस टाइम 2000-2001 तक। तो मुर्रा क्योंकि दिल्ली के आसपास थी या इस एरिया में ज़्यादा मेले होते थे, तो मुर्रा का तुर्रा अपने आप ही बन गया। हाँ, तो वो कारण ज़्यादा रहा। नीली हमारी बेसिकली ज़्यादातर जो नीली रावी थी वो पाकिस्तान के एरिया में चली गई, उधर ज़्यादा है। तो हमारा बॉर्डर एरिया में थी, और वहाँ भी काली का क्रेज हो गया। अच्छा। मुर्रा का। तो वो नीली रावी जो जानवर थे उनके अंदर मुर्रा का सीमन लग गया। अच्छा, इसके तो वो ब्रीड डाइल्यूट हो गई। और तीसरा मैंने बताया कि हमको ये नहीं पहचान की ब्रीड क्या होती है। हम पंचकल्याणी देखते हैं, जबकि नीली का जो असली नीली है उसका शरीर गठीला नीचा होता है। मुर्रा थोड़ी ऊंची कद की होती है, वो नीची होती है, पर उसका बैरल बहुत चौड़ा होता है। उसका लेवटी और जो थन होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि आप पाकिस्तान में देखोगे अच्छे जानवर, वो नीचे खड्डा खोद के उसके अंदर पतीला रख के उसके अंदर चुवाई करते हैं, बाल्टी के अंदर नहीं कर सकते। क्या बात है, क्योंकि इतना लटक जाता है, इतने लटके हुए होते हैं। और क्यों उसका पहले तो उसका शरीर नीचा होता है, फिर वो लेवटी होके थन भी लंबे लंबे होके वो इतना नीचा हो जाता है कि उसका खड्डे में ही आपको बैठ के उसका दूध निकालना पड़ेगा। सर, ब्रीड कैरेक्टर्स की बात करें, अभी जैसे मुर्रा की बात कर रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति कैसे पहचान करेगा कि असली मुर्रा, और क्योंकि ब्रीड की भी ना कई सारे लोगों ने अपने अपने तरह से व्याख्या कर ली है, तो क्या एक टिपिकल मुर्रा की पहचान क्या है? आपका इस विषय में बहुत अनुभव है। देखिए, मुर्रा नाम पड़ा है कि मुड़ा हुआ, मुर्रा यानी मुड़ा हुआ। और वो गांव में ये होता था कि इसके बीच में से जो मुड़ने के बाद जो बीच में छेद बच जाता है उसमें से चवन्नी पार नहीं होगी। अच्छा, इस तरह मतलब जो मुड़ा हुआ सिंग होगा उसके बीच से कुछ भी पार नहीं, चवन्नी भी पार, मतलब चवन्नी जितना छेद होता था। वो तो है आइडियल एनिमल, आइडियल मतलब जो ब्यूटीफुल देखने वाला। अब उसी हर्ड में, जिस समय हमारे हर्ड का एग्जांपल देता था बफलो इंस्टीट्यूट का, CIRB का, कि उसी हर्ड के अंदर आपके एनिमल आते हैं जिनके सिंग खुले आ जाते हैं, कुछ एनिमल आते हैं जो जिनके सिंग नीचे हो जाते हैं, जिनको मिनी बोलते हैं। मिनी, हाँ। अब वो मिनी होगी तो क्या वो मुर्रा नहीं है? जो हर्ड आपका पिछले 40 साल से मुर्रा का हर्ड के नाम पे आप ब्रीडिंग कर रहे हो, उसके माँ बाप के किसी के भी मीणे नहीं थे, उसके मीणा सिंग आ गया, तो क्या वो मुर्रा नहीं रही क्या? तो ये जो व्याख्या करनी है ब्रीड की सिंग के आधार पे, वो गलत है। ब्रीड, जैसे मैंने कहा, ब्रीड वो है जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में सैकड़ों मतलब सालों से एक तरह के करेक्टर के काफ़ी एनिमल पाए जाते हैं, उसको ब्रीड कह देते हैं। और वो करेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल रहते हैं, और वो करेक्टर बाकी एरिया की एनिमल से भिन्न है, अलग होता है, तो वो होता है। तो नीली जो मुर्रा की पहचान अलग है, परंतु हरियाणा के कई किसान मेरे से पूछते थे, जी हमारी ये भैंस मुर्रा है या नहीं है? मैं बोला कहाँ पैदा हुई है? बोला जी रोहतक में हुई है। तो मैं रोहतक में हुई तो तेरी 90% तो वैसी ही होगी, मुर्रा है। मुर्रा की ट्रैक में तेरी जाफराबादी कैसे पैदा होगी, या नीली रावी कैसे पैदा होगी? आपके मुर्रा की ट्रैक में मुर्रा ही पैदा होगी। तेरे को सिंग अच्छे चाहिए तो कोई सुंदर सा जोटा देख के उसका सीमन लगवा ले, अगली बार सिंग भी अच्छे आ जाएंगे। तो ये मैं ये नहीं मानता कि हमें किसी भी आधार के ऊपर सिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। हमें देना चाहिए कि उसकी उत्पादकता कितनी है, और उत्पादकता पे लागत कितनी है। लागत मतलब उसका फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी क्या है, कितना फीड खा के कितना दूध दे रही है। 1 लीटर दूध के बदले वो 1 किलो अनाज खा रही है, या 2 किलो खा रही है, 1.5 किलो खा रही है, जो भी, मतलब वो फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी होती है। 1 किलो दूध के लिए कितना अनाज चाहिए उसको। और उसके लिए मैं किसान भाइयों से यही हमेशा उनको राय देता हूँ कि ब्रीड करेक्टर की बजाय, ब्रीड करेक्टर तो मैंने बताया आप एक जनरेशन में चेंज कर सकते हो। कई सफ़ेद पूंछ की भी बात करते हैं। हाँ, सफ़ेद पूंछ तो एक करेक्टर वो आ जाएगा, किसी में भी आ जाता है। फिर वो कह दिया कि 6 इंच तक सफ़ेद मान्य है। 7 इंच हो गया तो क्या वो उसने गुनाह कर दिया?
तो ये मतलब ब्रीड के लिए मैं नहीं मानता कि कोई भी ये करेक्टर है जो कि ये डिफाइन हमने किए हैं, ये नेचर ने डिफाइन नहीं किए हुए। नेचर ने जो डिफाइन किए थे वो उसके हिसाब से हमने ब्रीडिंग की नहीं। पिछले इतने सालों से हमने कोई ब्रीडिंग उसके हिसाब से नहीं की। अब जो मुर्रा अच्छे जो जानवर हैं आज के दिन, जो मॉडल मुर्रा विलेज माने जाते हैं हरियाणा के अंदर, वो हैं जहाँ के बुजुर्ग जो थे वो बड़े समझदार थे। उनको ये पता चलता कि उस गांव के अंदर भैंस 27 किलो दूध दे रही है, उसके कट्टे को खरीद लाते थे। अच्छा। और उसको अपने गांव का झोटा बनाते थे, बुल बनाते थे। उसके कारण उनकी नस्लें सुधरी। आज वो मॉडल मुर्रा विलेज है और वो पूरा गांव मुर्रा के पशु बेच के अपनी कमाई कर रहा है। ऐसे है गांव है? ऐसे गांव हैं, कई हैं। अरे वाह, हरियाणा में? हरियाणा में है। वाह। सिंगवा है, सिंगवा खास, कुंगड़ है, मुकलान है, कई गांव हैं इस तरह के। अरे वाह, रोहतक जिले में? नहीं, हरियाणा हिसार में। हिसार में। ये तो तीनों मैंने हिसार जिले के बताए। भिवानी का भी है, जींद के भी है, तो अलग अलग जिलों में है, रोहतक में भी है। नस्ल पर बात की सर, एक सामान्य सा प्रश्न है कि मैं अगर एक युवा या कोई एक व्यक्ति मैं भैंस पालन शुरू करता हूँ और मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे पशु से अपने यहाँ वो पालन शुरू करूँ, भैंस पालन शुरू करूँ। मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि मैं किन किन कैरेक्टर्स को देखकर या कैसे पशुओं का चयन कैसे करूँ। एक सामान्य व्यक्ति जाता है तो भैंस का चयन कैसे करे? ये आपने बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें सबसे पहली बात तो है कि कोई भी किसान यदि न केवल भैंस पालन, कोई भी आप काम करते हैं खेती बाड़ी से या पशुपालन से रिलेटेड, सबसे पहले तो ट्रेनिंग जरूर लीजिए। क्योंकि आज के दिन बगैर ज्ञान के आप यदि कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। ट्रेनिंग लेके आप अपना नुकसान रोक पाएंगे तो वो आपकी प्रॉफिट की तरफ आपको ले जाएगा। और जहाँ तक नस्ल या किसी भी एनिमल के सिलेक्शन का है, वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपके पास कितनी कैपिटल है, कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, गोडरेज ने एक फार्म स्टार्ट किया नासिक में। वो क्रॉस ब्रेड एनिमल ले गए, उनके अंदर विदेश से ला के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से 100% वही जर्मप्लाज्म उनके वहाँ पैदा हो गया। वो ले गए थे, उनको एक बार फॉस्टर मदर के लिए यूज़ किया, फिर उनको निकाल दिया। अब उनके पास प्योर हर्ड हो गया जो विदेशी खून का है। तो आज के दिन वो एक हीफर बेचते हैं प्रेग्नेंट करके 10 महीने की, 12 महीने की, लगभग 2 लाख की, 2.5 लाख की। अच्छा। एक HF की जर्सी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो फिर एक किसान जिसने स्टार्ट करना है, यूथ ने करना है, तो वो पहला तो है कैपिटल कितना है आपके पास। भारत सरकार के बड़े अच्छे प्रोग्राम थे जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के थे, उसमें बड़ा अच्छा सपोर्ट था। पर उसके लिए आपको खुद का भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वो बड़े स्तर पर था, छोटा कोई 10 से शुरू। तो यदि आपके पास पूंजी कम है तो मैं तो ये आपको राय दूंगा कि आप जो बाखड़ी भैंस होती है, बाखड़ी उसको बोलते हैं जिसने दूध देना लगभग ख़त्म करने वाली है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लैक्टेशन है, और वो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट है पर उसका ब्यांत खत्म होने वाला है। मतलब लगभग 7 महीने की गाभिन, 7 महीने की गाभिन, 6-7 महीने की गाभिन हो और 10 महीने 12 महीने बच्चा से दूध दे रही हो। तो बच्चा 10-12 महीने का हो गया तो उसको खरीद लो तो वो सस्ती मिल जाएगी। अच्छा। वो 2-3-4 महीने आप पालेंगे, इतने में वो बच्चा दे देगी। तो बाखड़ी वो किसी भी लैक्टेशन की हो, दूसरी तीसरी चौथी तक तो बेस्ट है, क्योंकि चौथी के बाद 5वीं तक 6ठी तक तो आमतौर पर दूध बढ़ता ही है। और भैंस में तो 19 लैक्टेशन तक की मैंने भैंस देखी है। अच्छा। एक 15 लैक्टेशन के भी मेरे सामने भैंस आई जिसका औसत दूध के अंदर फैट 10.5 था। 10.5 औसत फैट था उसकी भैंस का। तो बड़े अच्छे जानवर हैं। एक ये वास्तव में काला सोना या काला धन है ये किसान का, जो भैंस पालन है, और वही समझ सकता है जिसने इससे कमाई की है। तो यदि आपके पास पैसा अच्छा है तो फिर तो आप हीफर भी ला सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन की एनिमल भी ला सकते हैं। जो बच्चा दे चुकी है उसको लाने का ये फ़ायदा है कि आपको उसकी दूध उत्पादक क्षमता का पता चल जाएगा। अदरवाइज़ तो कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि आपको ये पता चल सके कि उसकी उत्पादकता कितनी होने जा रही है। तो इसलिए बेटर है कि आप ऐसा लाओ जिसमें बच्चा भी आराम से उसने दे दिया है, प्लस आपको उसके दूध का भी पता चल गया कि वो कितना दे रही है, कोई थन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पहले लैक्टेशन की बजाय सेकंड लैक्टेशन की तो और भी अच्छा है कि उसमें पीक मतलब अच्छा लैक्टेशन
दूध उत्पादकता अच्छी होती है सेकंड लैक्टेशन की, तो वो जानवर लाने चाहिए। और नस्ल के ऊपर मत जाओ। नस्ल के सींग के कारण यदि आप 2 लाख रुपए फालतू दे रहे हो, 1.5 लाख की भैंस आप 3.5 लाख में ले रहे हो, तो आपको डेयरी में कभी कामयाब नहीं होगे। आप दूध उत्पादकता देख के लाओ। जो 20 किलो दूध दे रही हो, चाहे सींग बिल्कुल खुले हों, चाहे माथे पर टिक्का हो, वो एनिमल लेके आओ। ये बहुत बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपने प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना है। हाँ सर, इसी में अगर मैं भैंस लेने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं तो यूट्यूब में देखता हूँ, बड़ा सा अडर हो, मुड़ी हुई सिंग का भी आपने बताया, दूसरा ब्यात और 20 किलो, इससे कम की तो कोई भैंस मिलती नहीं यूट्यूब में या कहीं मार्केट में दिया। तो अडर से दूध का संबंध कितना है सर? अडर से दूध का संबंध तो जरूर है, परंतु मेरे पास अभी फ़ोटो है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। गढ़वासू लुधियाना में हमारे पास एक भैंस थी जो जिसने सबसे ज़्यादा दूध दिया। उसने दिया था 28 किलो 700 ग्राम एक दिन में, और ग्रुप में रहते हुए, जिस तरह हमारी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार की जो CIRB की जो भैंसें देती हैं, ग्रुप में 40-40 के ग्रुप में रहती हैं। और उसका आप अडर देखो तो आपको लगेगा कि ये तो फर्स्ट लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन की होगी। अडर बिल्कुल चिपका हुआ था, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो आप दूध देख के लीजिए, अडर देख के नहीं। अडर में तो सोजिश के कारण भी बड़ा हो सकता है, और जब बच्चा देती है उसके एकदम बाद तो उसके अंदर कुछ फ्लूइड भी होता है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं कि इसके बाव कह देते हैं देसी भाषा में कि बाव है, तो वो फ्लूइड भी होता है। वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद असली पता चलता है। मेन चीज़ है आप दूध उत्पादकता देख के लीजिए, अडर की शेप पे मत जाइए। हाँ, अडर बराबर होना चाहिए। अडर में ये ना हो कि आगे वाली जो अगाड़ी बोलते हैं, आगे वाले 2 थन हैं, उनके अंदर 1.5 किलो दूध आ रहा है, पीछे वाले में 7 किलो आ रहा है। अच्छा। ऐसी भैंस मत लीजिए। कोशिश करिए कि आगे और पीछे का दूध में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% का फ़र्क हो। अच्छा। आगे 2 किलो दे रही हो, पीछे 2.5 किलो दे रही हो एक थन से, तो इस तरह का हो तब ठीक है। तो और लेफ्टी की यदि यूनिफॉर्म बनावट है और आगे की तरफ कितनी फैली हुई है, पीछे की तरफ पूँछ के नीचे तक पहुंच रही है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसकी जो बनावट है वो किस तरह की है और कितना एक्सटेंड है, और जो थन है वो कितने कितने दूर है। वो एक तो हो गया नज़दीक, यदि जितने दूर दूर होंगे वो क्वार्टर का साइज उतना बड़ा होगा और उसकी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। सर भैंस की आपने बहुत अच्छी बात कही। अब हम पूर्व तैयारी भैंस लेने से पहले की क्या क्या करें, आहार प्रबंधन, क्योंकि भैंस की डाइट बहुत अच्छी होती है, जितना खुराक दें उतना उससे दूध आप ले सकते हैं। आहार प्रबंधन उसका सर कैसा होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लागत आती है किसान की वो आहार पे ही आती है। चाहे भैंस हो, कोई भी पशुपालन का हो, आहार के ऊपर सबसे ज़्यादा लागत आती है। अच्छा, इसमें मैं कह रहा हूँ कोई अगर ज़्यादा खाता है उसको भैंस की तरह खा रहा है, ये भी बोलते हैं सर। नहीं, वो तो विदेशी गाय सबसे ज़्यादा खाती है, भैंस से भी ज़्यादा खाती है, वो तो सारा दिन लगी रहती है। तो खैर आपने कहा कि जो भैंस का आहार जो है, भैंस का हो चाहे किसी भी पशु का हो, संतुलित आहार सबसे ज़रूरी है। उसको क्या क्या आवश्यकता है, उसका दूध उत्पादकता कितनी है, प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है, और उसके हिसाब से उसकी निर्धारित होना चाहिए कितना प्रोटीन देना है, कितनी एनर्जी देना है, कितनी और सारी मिनरल्स वगैरह देना है, उसके हिसाब से होना चाहिए। आमतौर पर जहाँ जागरूकता नहीं है वो किसान भाई क्या करते हैं, जो खेत में अन्न पैदा हो गया वही उसका दलिया बना के या आटा बना के कुछ इस तरह से दे देते हैं। या आमतौर पर ये प्रैक्टिस थी, अब थोड़ी सी कम होगी क्योंकि इधर कपास की उत्पादकता भी थोड़ी कम हुई है। बिनोले की खल वो लाते थे, केवल वो ही एक चीज़ देते थे, तो वो बड़ा गलत है। आपको एक संतुलित आहार देना चाहिए, चाहे कोई भी पशु है। आहार के साथ साथ उसकी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, व्यवस्था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप संतुलित आहार देंगे जिसके अंदर मिनरल्स भी, जो उसके शरीर, आप दूध कहते हैं कि दूध मिनरल का, कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। उसका जो रंग है वाइट, वो भी उसी कैल्शियम का, उसमें भी योगदान है। तो जब कैल्शियम इतना उसका निकल रहा है तो उसको रोजाना कैल्शियम चाहिए भी। जो तूड़ी या जो हम दाना वगैरह खिलाते हैं, हमारे खेतों के अंदर गोबर आजकल वापस नहीं जाता है, तो उनके अंदर भी इन जो भी कैल्शियम वगैरह जो मिनरल्स हैं उनकी कमी हो गई है। तो इसलिए आपको ऊपर से ज़रूर देना पड़ेगा, और वो देना प्लस जानवर को संतुलित आहार देना प्लस उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर करना। मैनेजमेंट में क्या है कि भैंस का जो शरीर है वो
उसके अंदर हीट डिसिपेशन, अपनी गर्मी से अपने को बचाव करना, ठंडा रखना, उसकी क्षमता हमारे में है। पसीना आ जाता है, भैंस को पसीना नहीं आता। अच्छा। उसके वो है ही नहीं, जो ग्लैंड होते हैं पसीने वाले वो है ही नहीं। तो वो पानी में जाके या अपने शरीर के ऊपर कीचड़ लपेट के ठंडी रहती है। कीचड़ लपेटने का एक और फायदा है कि मच्छर उसको नहीं काटते। अच्छा। तो यदि कीचड़ लपेटा है तो भैंस अपना नेचर के तरीके से अपना बचाव कर रही है। तो उसमें आप ये करिए कि जो आपने उसको यदि आप घर में रखते हैं, कीचड़ में नहीं जानते, पक्के फर्श पर रखते हैं, नीचे गद्दा बिछा के रखते हैं, तो आप उसको दिन में 3-4 बार ही नहलाइए ठंडे पानी से, गर्मी के दिन। गर्मियों के दिन? हाँ, जितना हो सके, मतलब 3-4 बारी जरूर ठंडे पानी से। आप 1 बाल्टी पानी में डाल देंगे तो वो वाष्पीकरण होगा, तो उससे उसको ठंडक मिलती है। ऐसे पशु और ऐसे पशुपालक जो इस प्रकार से अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, संतुलित आहार देते हैं, उनकी मैनेजमेंट ठीक रखते हैं, उसको गर्मी नहीं लगने देते, उनके पशु हर साल बच्चा देते हैं, हर साल देते हैं। अच्छा। भैंस। और जो पशुपालक उनको ज्ञान नहीं है कि हमें मिनरल मिक्सचर देना है, मिनरल मिक्सचर कभी देखा ही नहीं है, उनके पशु 1.5 साल 2 साल बाद में एक बच्चा देते हैं। सबसे बड़ी पशुपालन में हानि है यदि बच्चा, जितना गैप 2 बच्चों के बीच में होगा। हम चाहते हैं कि यदि 10 महीने का उसका प्रसूति काल है, 10 महीने गर्भावस्था है, तो गर्भावस्था खत्म होने के बाद, बच्चा देने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए, ताकि 1 साल के अंदर आपको दूसरा बच्चा मिल जाए। उसके लिए ये मिनरल मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी गर्मी से देखभाल और साफ़ सुथरा उसको वातावरण देना बहुत आवश्यक है। सर, कितना दूध पे कितना खनिज या दाना, ये हम बात करते हैं भैंस में, तो क्या स्टैंडर्ड है? वो देखिए कि यदि 20 किलो दूध दे रही है तो आपको लगभग 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता पड़ेगी। जी, वो कैलकुलेशन हो जाती है हर प्रकार की, क्योंकि बाकी जो चीज़ें आप दे रहे हैं उनके अंदर क्या है, किस तरह का, और दाना की, अगर दाना, हाँ, वही तो दाना आप किस प्रकार का दे रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि आमतौर पर दाना वही बनाना चाहिए जो चीज़ आपकी लोकली उपलब्ध हो। जिस तरह राजस्थान वाला एरिया है जहाँ बाजरा उपलब्ध है, बिहार का एरिया है जहाँ मक्का ज़्यादा उपलब्ध है, तो जो चीज़ आपके सस्ती पड़ती हो, जो लोकली उपलब्ध हो, वही ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और लगभग क्या, जैसे गायों में हम मानते हैं कि 2.5 लीटर दूध में 1 किलो दाना, तो ये रेशियो भैंस में कुछ फ़र्क है? भैंस में उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मैंने एक गांव में देखा था, 26 किलो दूध दे रही थी भैंस, उसको वो लगभग 20 किलो चाट दे रहे थे। अच्छा। तो ये अलग अलग किसान के ऊपर भी है, और वो शौक की बात है, ये एक व्यवसाय के तौर पे नहीं है। वो शौकिया भैंस पाल रहे थे, तो मैं उसको ज़्यादा जायज़ नहीं समझता, पर वो भैंस खा रही थी उसको मज़े से, और वो फिर क्या है, वो फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, उसमें फैटी हो जाती है, उसके कई नुकसान भी हैं। तो बेहतर है कि आप पशु को, और उस फार्मर के पास तो मैंने उसको तुलवा के देखा, मेरे को विश्वास नहीं होगा 20 किलो देता है, जो उसने उस टाइम दे रहा था, मैंने उसको तुलवाया तो वास्तव में 10 किलो था एक टाइम का। तो सर, इसी में अगर देखा जाए तो भैंस पालन में कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे गर्मी में साइलेंट हीट रहता है, गर्मी में पता नहीं चलता, गाय को तो पता चल जाता है, साइलेंट हीट की समस्या, प्रजनन में देरी से आने की समस्या, बांझपन की समस्या। ऐसे समस्याओं से पशुपालक को निपटने का कुछ अचूक उपाय क्या? देखिए, इसका कोई अचूक उपाय तो नहीं है, परंतु सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताया कि आपको जागरूकता होनी चाहिए। गर्मी के लक्षण क्या हैं? एक जो लक्षण है उनमें से एक है बोलना, कि वो बोलती है, इसीलिए साइलेंट कह देते हैं उसको, हरियाणा में बोलते हैं गूंगा आमा, मतलब बोलती नहीं पर गर्मी में है। तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी लक्षण क्या है? पीछे से स्त्राव होता है, रेशा निकलता है योनि द्वार से, वो किस टाइप का निकल रहा है उसके ऊपर पहचान है। वल्वर लिप्स हैं, वो सोजिश आ जाती है उसके अंदर, बार बार चलती घूमती रहती है, असहज सी रहती है भैंस, प्लस बार बार पेशाब करती है। ये कुछ है, और क्योंकि अपने तरीका है कि हमारे रखने का, भैंस को हम बांध के रखते हैं, सांकल से, गले से बांध के रखते हैं, तो उसमें सारे लक्षण वो नहीं दिखा पाता। मैं तो किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा, अब हम 21वीं सदी में आ गए हैं, अपने पशुओं को भी आज़ादी दें, उनको गले से बांध के ना रखें, चाहे छोटी जगह हो, उसके अंदर भी चाहे 1 पशु है 2 पशु है, उतना ही उनको स्पेस दे दीजिए, खुला रखें, पर उनको खुला रखें। आसपास आप
लकड़ी गाड़ के, पाइप गाड़ के खुला कर दें, ताकि और एक पानी की उपलब्धता उसको 24 घंटे जरूर रखें। ये एक प्रबंधन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है कि हम जब दिल करता है तब पानी पी लेते हैं, पशु का भी जब दिल करे वो पानी पी ले। तो साफ़ सुथरा और ठंडा पानी वो उसको 24 घंटे उपलब्ध हो, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। और उसके अंदर वो अपने थोड़े लक्षण भी बेटर दिखाएगा। जब आपने बांध रखा है वो गर्दन मोड़ नहीं सकता, तो लक्षण आपको क्या दिखाएगा। तो इसलिए आप अपने को जागरूक रखिए। फिर उसके अलावा कुछ इलाज भी हैं जिसको हम हीट सिंक्रोनाइजेशन का कहते हैं, उसके टीके भी आते हैं। तो वो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके वो टीका भी उसको लगवा सकते हैं, जिससे वो एक प्री डिटरमिन्ड टाइम पर, एक निर्धारित समय के ऊपर वो हीट दिखाएगी और उस टाइम आप उसको गर्भाधान करवा सकते हैं। नस्ल सुधार एक बहुत बड़ी बात इसमें भैंस पालन में आपने बताई। और किसान जितना दूध से नहीं कमाता, कई बार अपने कटड़े या कटड़ी बेच करके भी कमाता है। सर, हमने देखा है नस्ल सुधार में भैंस के चैम्पियनशिप, कोई बाहुबली है, कोई बड़ा ऊंचा कद दिखने वाला कि उसके ऊपर खाट जैसा सो भी जाओ। तो ऐसे अलग अलग नाम हमने देखे हैं कटड़ों के, भैंसों के, जिनके करोड़ों के, बोलते हैं मेरा 1 करोड़ का है, खाता क्या है, काजू बादाम खाता है। और उसकी लंबाई चौड़ाई यानी फिनोटाइप ऐसा देख करके सामान्य पशुपालक बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, खासकर से मेलों में हमने देखा है। और उन बुलों के सीमन बहुत अच्छे प्राइस में वो देता है प्राइवेट। वहीं हम गवर्नमेंट के देखें तो सामान्य रेट में गवर्नमेंट के भी मिलते हैं। तो कई बार यकीन नहीं होता था। नस्ल सुधार में प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट में क्या प्रेफर करते हैं सर? देखिए, गवर्नमेंट में है एक सिस्टम होता है कि आपको दूध की, यदि गवर्नमेंट के फार्म से वो बुल पैदा हुआ है तो दूध की डेली की रिकॉर्डिंग है या वीकली रिकॉर्डिंग है। मैक्सिमम वीकली रिकॉर्डिंग होती है अधिकतर जगह पे। तो उससे आपको उसके पूरे ब्यांत का बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आपको ज्ञात होता है। आमतौर पर जो प्राइवेट बुल वाले हैं वो एक भैंस होती है, उसके बच्चे को वो काफ़ी प्रोपगेट करते हैं और उसका 1 दिन का दूध उत्पादन होता है या कभी कभी 2-3 दिन का होता है। कुछ ऐसे पशुपालक हैं जिन्होंने अपने भैंस का जो दूध उत्पादन है वो नाहिब जो इनाफ में डाल के और इनाफ के माध्यम से पूरे ब्यांत का लैक्टेशन भी दर्ज करवा रखा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो सरकारी सीमन बैंक के लिए जो बुल लाया गया है वो लाने वाली टीम ने कितनी सिंसियरली उसको देखा है, उसकी माँ का रिकॉर्ड कितनी सिंसियरली उन्होंने उसको छानबीन किया है, कितनी सिंसियरली वो रिकॉर्ड किया गया है। दूध उत्पादकता रिकॉर्ड करते टाइम भी कोई कोताही हो सकती है। तो ये बेसिकली तो ये है कि जहाँ ऑथेंटिसिटी हो वो तो अच्छी जो संस्था है उससे आप अपना, और मैं तो प्रेफर करता हूँ कि मैं खुद एक किसान हूँ, मैं प्रेफर करूँगा जिसके पास बुल मदर फार्म है खुद का। बुल मदर फार्म ने बुल मदर फार्म, वो भैंस है उच्च क्वालिटी की भैंस है जिनके बच्चे बुल बन रहे हैं, जिनका सीमन आगे जा रहा है, जिनकी माँ भी वहाँ हो, जिनकी माँ भी वहाँ हो और उनका कई पीढ़ियों का भी रिकॉर्ड, ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग हो, पीढ़ियों का भी रिकॉर्ड हो, मैं तो उसका सीमन प्रेफर करूँगा। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी प्राइवेट सीमन स्टेशन भी आ गए हैं और उनके अंदर भी फिर वही आता है कि उन्होंने अपने बुल कहाँ से लिए हैं। या तो उनका अपना बुल मदर फार्म है या नहीं है। यदि अपना बुल मदर फार्म है तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑथेंटिक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और उस फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि आपने प्रोग्रेस करनी है तो जिनके बच्चे सामने आ गए हैं वो जिसको हम बोलते हैं प्रोजनी टेस्टेड, कि जिनके बच्चे पैदा हो गए और उनकी दूध उत्पादकता आपके सामने है, आप वो बुल का सीमन लगवाइए, उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। सर, एक बहुत बड़ा अंतर आता है। जैसे मैंने एक नकली बीज लिया या कम उत्पादन का बीज लिया, मुझे असली कहकर किसी ने दिया और मैं लगाया। सर 6 महीने में वो परिणाम दिखता है, मेरे को पता चलता है ये है या नहीं है। जब हम हॉर्टिकल्चर में बात करते हैं तो ऐसे पौधे मुझे मिल गए जिसमें जो बताया कि ये बहुत अच्छा आम देने वाला है, अच्छा फ्रूट देने वाला है, 3 साल में वो पता चला कुछ नहीं दिया। सर ये एक बहुत बड़ा किसान के लिए चैलेंज होता है। वो एक सीमन लेकर आता है, 3 साल बाद उसकी कटिया गाभिन होती है, दूध पे नहीं आई, किसान को सबसे बड़ा नुकसान यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये तो एक अपने देसी कहावत भी है कि बीज के अंदर जो बेईमानी करता है उसका तो खुद का बीज भी नहीं बचना चाहिए,
ये इतना कर्ज देते हैं जो बुजुर्ग हैं कि बीज के अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग अपनी बुल का सीमन बेचने के लिए उसकी माँ का बढ़ा चढ़ा के दूध बता देते हैं। आपने बात भी की कि बादाम खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बादाम खुद के या उनके बच्चों के लिए नहीं मिलते, वो झोटी को क्या बादाम खिलाएंगे। तो ये सारा एक ढकोसला कहता हूँ, जो बुल ठीक है शो के लिए ले जाओ दिखा देते हैं बड़ा है, पर बड़ा डजंट मीन कि उसकी दूध उत्पादकता क्षमता अधिक है। और बड़ा यदि होगा तो ज़्यादा वो खाएगा, आपका चारा दाना ज़्यादा खाएगा। और उसकी जो एफिशिएंसी है उसके बच्चे की यदि उसी साइज़ की उसकी कटिया आती है तो उसकी उत्पादक का जो एफिशिएंसी है वो हमको प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेटर है कि आप ये देखिए कि साइज़ छोटा हो और दूध उतना हो, वो ज़्यादा बेहतर है। सर, इसमें मेलों की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा पंजाब में क्रेज़ है भैंसों का, गायों का। एक मेले पे आना देखना लोगों को बहुत ध्यान आकर्षित करता है। और ये में बात करें तो मिल्किंग कंपटीशन की, जब हम देखते हैं कि गायों में भी मिल्किंग में अव्वल आते हैं। हमने HF जर्सी में भी देखा, भी PDFA और बहुत सारे मेले हुए, 80-80 लीटर की गाय HF जर्सी ने उत्पादन किया। वहीं हम भैंस में जब मिल्किंग की बात करते हैं तो रेशमा, पद्मावती, सरस्वती, ऐसे बहुत सारे नाम, जो इन जनरल ये 3-4 नाम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम जिन पर बात करते हैं जिन्होंने 30 लीटर से ज़्यादा उत्पादन किया है। लेकिन सब हम जब इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सामान्य जनमानस में, सामान्य लोगों में बूस्टिन का एक प्रभाव नज़र आता है। हमारे दर्शकों को सर आप बताइए, ये बूस्टिन है क्या और भैंसों पर लगाते क्यों हैं, इसका दुष्परिणाम क्या है सर? देखिए, बूस्टिन एक रिकम्बिनेंट बोवाइन सोमेटोट्रोफिन है, ग्रोथ हार्मोन जिसको कह दो। ये एक सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन है। बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होता है, हमारी जो ग्रोथ होती है बचपन में इतना होता है, फिर आदमी 6 फुट का हो जाता है, इसी तरह पशुओं में होता है। तो ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है और उससे ग्रोथ होती है। दूध उत्पादन में भी उसका योगदान है। उससे लेवटी के अंदर कोशिकाएं बनती हैं और उसके कारण जो है पशु खाना ज़्यादा खाता है, क्योंकि ग्रोथ चाहिए तो खाना भी ज़्यादा खाएगा, तो उससे दूध उत्पादकता बढ़ती है। ये एक USA की कंपनी थी, एली लिली, उनका उत्पाद था और ये फिर इलेंको एनिमल हेल्थ वालों ने परचेज किया था। इंडिया में इसका अब तक अप्रूवल नहीं है, बैंड रादर ये बैंड है इंडिया के अंदर। इनका 2008 में मैं उसका PI था, हमारे संस्थान में भी भैंसों के ऊपर इसका 2008 में CIRB हिसार में भी ये ट्रायल चला। तो मैं PI था उस प्रोजेक्ट का, जिसमें हमने इसका देखा उत्पादन से क्या संबंध है। तो ये 15-16% हमारे एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी खामियाँ रह गई थी कि हमें एनिमल टाइम पर नहीं आए या कुछ इस तरह का परचेज करने थे, पर फिर भी 15-16% का इंक्रीज था। कितने साल में सर ये कर देखा जाए तो? ये तो इमीडिएटली करता है। आपने टीका लगाया, हफ्ते 10 दिन के बाद में आपका चल जाएगा। अच्छा। आमतौर पर ये जो जहाँ अप्रूव्ड है, ये अमेरिका में अप्रूव्ड है, लैटिन अमेरिका में अप्रूव्ड है, यूरोप में अप्रूव्ड नहीं है, पाकिस्तान में अप्रूव्ड है, पाकिस्तान यूज़ करता है। अच्छा। तो अपने देश में भी मैंने देखी है, मैंने फिजिकली देखी है इसकी वायल कि वो इस्तेमाल होती हुई, और इस्तेमाल क्या वो मतलब कहीं पड़ी हुई देखी है। तो कुछ किसान इसको, किसान नहीं है वो हैं जो एक तरह से ये मानो कि जो व्यापारी हैं, और व्यापारी का हमारे पता नहीं ये रिवाज ही बन गया कि व्यापारी बेईमानी करने से चूकता नहीं है। तो ये एक बेईमानी का ही एक ये है काम है कि आप भैंस की जो क्षमता है या किसी भी पशु की, गाय की भी हो सकती है, उसको आप जो टीका हमारे यहाँ वैध नहीं है उसको लगा के उसकी उत्पादकता को बढ़ाकर, और जो भी परचेजर बेचारा उसको आप फ्लीस करते हो। जो 20 किलो वाली को आप 30 किलो का, और वो एज पर प्रेस्क्रिप्शन नहीं लगाते हैं, जो मेरे को सुनने में आया है, किसान ही बताते हैं मेरे को। वो एज पर प्रेस्क्रिप्शन नहीं, प्रेस्क्रिप्शन है कि ब्याने के 56 दिन बाद इसका स्टार्ट होना है, जब एनिमल पीक के ऊपर होता है, और उसके बाद थोड़े दिन बाद नीचे आना चाहिए। तो ये टीका क्या करता है, वो जो पीक हुई है 56 दिन के बाद, 50-55 दिन बाद, उसको मेंटेन करता है लंबे समय तक। अच्छा। इस कारण उसका पूरे ब्यांत का जो दूध है वो बढ़ जाता है। तो जो ये अपने व्यापारी हैं, ये क्या करते हैं कि वो टीका लेके उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, और उसको एक दिन में लगाने के बजाय वो हर 14 दिन लगते थे वो टीके। आपको 14 दिन, हर 14 दिन कम से कम 10-12 बार लगाने होते हैं। अच्छा, तब पूरे आपको ब्यांत में? हाँ, पूरे ब्यांत में।
तो ये क्या करते हैं, एक टीका लिया, उसको 4 दिन लगातार थोड़ी थोड़ी डोज लगा दिया, तो वो एकदम दूध में उफान आ जाता है, थोड़ा सा मतलब दूध बढ़ जाता है, थोड़ा क्या काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये है एक गलत प्रैक्टिस है जो कि इसका टेस्ट किया जा सकता है। सर आपने 2008 में जो CIRB में किया जी, उससे क्या परिणाम और दुष्परिणाम भी क्या सर मिला? रिपोर्ट आपने सबमिट की होगी। दुष्परिणाम ये थे कि हमने 60 जानवरों में किया था, जिसमें 30 जानवर कंट्रोल थे, 30 जानवर हमने इस टीके के साथ रखे थे। जो टीके वाले जानवर थे उसमें कंपैरेटिवली एबॉर्शन 1-2 में हुए थे, दूसरों में नहीं हुए थे। और मैस्टाइटिस का इंसिडेंस उनमें मान लो 1 में था तो इनमें 3 में था। अच्छा, थनैला, तो थनैला रोग इनमें ज़्यादा हुआ और एबॉर्शन के केसेस इसमें रिपोर्ट हुए। अच्छा, उनके मुकाबले, कंट्रोल के मुकाबले ज़्यादा थे। तो ये दुष्परिणाम था। परंतु उस समय जो सरकार की एक सोच ये भी थी कि हमारे देश में यदि कोई चीज़ आ गई तो हर आदमी लगाना शुरू कर देगा। और वो हर आदमी जब लगाना शुरू कर देगा तो जब पशुओं का आहार व्यवस्था ही संतुलित नहीं है, उत्तम मतलब जितनी होनी चाहिए जो आवश्यकता के अनुसार उतनी है नहीं, अंडरफेड है कंपैरेटिवली, तो उनको यदि लगा देंगे तो इसका तो और दुष्परिणाम होगा। तो इस कारण वो सारी सोच, पूरा विचार विमर्श हुआ। 5 सेंटर पे ये रिसर्च चली थी हमारे CRB के अलावा। तो अल्टीमेटली यही निष्कर्ष निकाला गया कि हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे दूध उत्पादकता वैसे ही बढ़ रही है, तो हम इसको, तो बूस्टर अब पूरे भारत में बैन है। अब देखिए सर, लोग चोरी छुपे अभी भी लगाते होंगे, जिनको आता होगा ये तो वही जाने जो लगाते होंगे। क्या सामान्य पशुपालक या सामान्य व्यक्ति कोई अगर चाहे इसका टेस्टिंग का, तो कोई भारत में इसकी तकनीक है सर? नहीं जी, हमने गढ़वासू में तैयार की थी इसकी तकनीक, और पर अब वो डॉक्टर है नहीं वहाँ पे, पर गढ़वासू में टेस्ट तैयार कर लिया था इसका, जो कि एक मॉलिकुलर टेस्ट था। उसके थ्रू हमें RT-PCR करके पता चल जाता था कि इस पशु को लगा हुआ है। सर एक मेला हुआ था, PDFA का मेला शायद था, उसमें आपने कुछ आपने ब्लड सैंपल भी या सैंपल भी लिए थे? तो वो टेस्ट किए, हाँ, तो उसमें सारे नेगेटिव आए थे, किसी ने नहीं लगा रखा था उसमें। अच्छा, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? बिल्कुल। तो अभी भारत में केवल गढ़वासू में है ये व्यवस्था? गढ़वासू में थी, अभी भी होनी चाहिए मेरे ख्याल में, मेरे को उम्मीद है कि अभी भी होगी यदि वो वैज्ञानिक वहाँ है तो। भैंसों में डेयरी प्रोडक्ट की बात करें सर, दूध बहुत फैट वाला होता है। कई बार कई हलवाई या कुछ मिठाई वाले स्पेशल भैंस के दूध की डिमांड करते हैं। तो एक तो दूध इसका बहुत अच्छे रेट पे जाता है ड्यूरिंग फैट होने के कारण से। सर इस डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के जब हम बात करें तो भैंस का दूध कितना अच्छा है, और कोई अगर ऐसा युवा जो इस प्रोडक्ट को लेकर के काम करना चाहता है, उसमें कितने सफलता होने के चांसेस है इसके साथ? देखिए, कोई भी हो, चाहे कृषि का उत्पाद हो हमारा या पशुओं का हो, तो ये माना गया है कि यदि आप उसको प्रोसेस करके, प्रसंस्करण करके उसको यदि आप सेल करते हैं तो आपका मुनाफा बढ़ता है। ये हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था CIRB में कि यदि आपके पास अच्छी गुणवत्ता का दूध है, अच्छी क्वालिटी का गुड दूध है, तो उससे आप यदि खोआ बनाते हैं और मिठाई बनाते हैं, तो आपको जो दूध का प्राइस मार्केट में मिल रहा है उससे आपकी दुगनी इनकम हो जाती है। और सारा खर्चा निकाल के, यदि आपका दूध 40 रुपये किलो बिक रहा था तो आपका 80 रुपये आपको पड़ जाता है। तो इसलिए प्रसंस्करण करना बहुत ज़रूरी है। यदि एक किसान करता है तो उसके पास मान लो कम एनिमल है तो वो भी कर सकता है। इसका एक और फ़ायदा क्या है कि आपका दूध की जो कीपिंग क्वालिटी है, जो शेल्फ लाइफ जिसको बोलते हैं, एक दिन में ख़राब हो जाता है। तो आप प्रसंस्करण कर लेंगे, उसका खोआ बना लेंगे तो वो कई दिन तक चल जाएगा। आप घी बना लेंगे तो वर्षों तक चल जाएगा। आप यदि उसका स्वीटेंड फ्लेवर्ड मिल्क बना लेंगे, वो भी महीना 2 महीना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे चल जाता है। तो प्रसंस्करण करना आप किसान को, अच्छा दूसरा, आपको सुबह शाम दोनों टाइम मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, शहर में नहीं जाना पड़ेगा अपना दूध बेचने के लिए। तो ये कर सकते हैं आप, और स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं। यदि आपके पास 5-7 जानवर हैं तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप करें। गुणवत्ता बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें, हाइजीनिक जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके सारे, और हाइजीनिक प्रोडक्शन है, और उसमें क्वालिटी का यदि ध्यान रखेंगे तो आप आज के दिन पब्लिक जो है उसके पास पेइंग कैपेसिटी है, वो आपको पूरा पैसा देंगे। अब जिस तरह एक डिलाइट है, कंट्री डिलाइट, वो 100 रुपये किलो दूध बेच रहा है, उनका बिक रहा है, लोग खुश हैं लेके, क्योंकि वो गुणवत्ता बनाए रखते हैं। इस प्रकार के और भी बहुत हैं कि जो, हाँ, जो अच्छा
गुणवत्ता का दूध यदि आप देंगे या कोई भी उसका प्रोसेस करके देंगे तो वो ये दूध आप जो यदि किसान जो बेच रहा है वो 40 रुपये भी बेच रहा है, कोई 50 रुपये बेच रहा है, कोई 60 रुपये बेच रहा है। जो शहर के पास वाला है वो 70-75 भी बेच देता है। तो बेटर है कि उसको आप यदि प्रोसेस करके बेचेंगे तो आज के दिन खोए की यदि आप प्योर मिठाई बेचेंगे तो आपकी 800 रुपये किलो बिक जाएगी। 800 रुपये किलो बिक रही है तो ये मानिए आपको 150 रुपये किलो दूध आराम से पड़ गया। सर मोज़रेला चीज़ की बात करते हैं तो भैंसों में भैंस के दूध की बहुत अच्छी बनती है। भारत में चीज़ बनाने को लेकर और इस पर कोई काम आगे बढ़ा है? जी, अमूल काफ़ी तरह की चीज़ बना रहा है। मोज़रेला, जो मोज़रेला क्या है, ये एक जीआई है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट कह लो। ये इटली वालों का, वो कहते हैं कि मोज़रेला केवल इटली की भैंस के दूध का बना हुआ जो पनीर है उसको मोज़रेला कहलाएगा। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो हम नहीं कह सकते कि ये मोज़रेला है, पर हम उसको बफलो चीज़ विद इलास्टिसिटी एंड अलग अलग नामों से वो आता है। तो हमारे यहाँ भी काफ़ी प्रसंस्करण हो रहा है भैंस के दूध का भी, और उससे मोज़रेला या और भी कई तरह की पनीर होती हैं वो भी बन रही हैं। पर उसकी मार्केटिंग या टेस्ट इतना डेवलप नहीं है। मोज़रेला तो क्यों चल गया ज़्यादा, क्योंकि ये पिज़्ज़ा में यूज़ होता है, उस कारण वो ज़्यादा चल गया। पिज़्ज़ा भी इटालियन है, वो इटालियन ब्रेड ही है एक तरह से, इटालियन ब्रेड। सर अब हमने बहुत सारे विषयों पर इसमें बात की। दो चीज़ें पशुपालक देखता है। एक तो वो देखता है कि मैं अगर भैंस पाल रहा हूँ या गाय पाल रहा हूँ तो एक तो वो इतनी अच्छी हो, ब्रीड कैरेक्टर्स इतने अच्छे हों कि वो इनाम जीत ले, और दूसरा एक कहते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ लेकिन दूध होनी चाहिए। तो दो प्रश्न आते हैं, सुंदरता और दूध। पशुपालक का घर दूध से चलेगा या सुंदरता से चलेगा? बिल्कुल, देखिए दूध से चलेगा, और यदि लॉन्ग टर्म सोच है तो दूध के ऊपर काम करना चाहिए। सुंदरता तो आप सींग हटा दो। हमारे गढ़वासु लुधियाना जो यूनिवर्सिटी है उसके फार्म के अंदर किसी भी भैंस के सींग नहीं थे। सिंग नहीं थे? सिंग नहीं थे। जैसे गायों के हम शुरू में कर देते हैं, डिऑर्निंग कर देते हैं, इस तरह भैंसों की होती थी। वो मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। तो सिंग नहीं होने चाहिए, हमें मतलब अवॉइड कर सकते हैं। तो आप भैंसों को भी ग्रुप में रखने की, और सिंग टूटने की कभी समस्या नहीं होगी। तो सिंग टूटने से क्या होता है, एक तो पशु बेचारा पेन में आता है, प्लस उसका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। तो यदि इस चीज़ को आप अवॉइड करें तो बेटर है कि आप सिंग के ऊपर या इन चीज़ों पे ध्यान मत दें, आप केवल दूध उत्पादकता पे ध्यान दें, और ये इंश्योर करें कि वो हर साल बच्चा दे, तभी आप सक्सेसफुल एक किसान हो सकते हैं, पशुपालक हो सकते हैं। सर CIRB में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। वही हम क्लोनिंग की बात करते हैं तो देश में शायद ये पहला इंस्टीट्यूट होगा जहाँ क्लोन के भी सीमन बने हैं। तो ये क्लोनिंग की शुरुआत कैसे हुई और क्लोनिंग का कैसा प्रभाव है सर? देखिए, क्लोनिंग के लिए पहले तो माइक्रो मैनिपुलेटर वगैरह आते थे, काफ़ी कॉस्टली भी था और कंसंट्रेशन का, और सक्सेस भी नहीं थी। फिर NDRA करनाल ने एक हैंडमेड क्लोनिंग की तकनीक ईजाद करी जिसमें इलेक्ट्रोपोरेशन वगैरह का इस्तेमाल होता है, इक्विपमेंट है वो भी, पर वो थोड़ा सिंपलर इक्विपमेंट है जिसमें सोमेटिक सेल से क्लोनिंग होगी। सोमेटिक सेल मतलब बॉडी का कोई भी सेल ले लिया। क्लोन मतलब एज इट इज, वही क्लोन मतलब मैं हूँ तो मेरी फोटोकॉपी किसी की भी, वो उसका क्लोन कहलाएगा। तो NDRA करनाल ने वो हैंडमेड क्लोनिंग किया, और उसमें कुछ समस्याएं आती रहीं कि कुछ तो एबॉर्शन हो गए, क्लोन पूरी मतलब बन के बच्चा नहीं बन सका, कोई बन गया तो थोड़े दिन में मर गया, इस तरह की समस्याएं आती रही हैं। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ, और NDRA के जो साइंटिस्ट थे वो हमारे यहाँ भी CIRB में भी आ गए, और उस टाइम प्रोजेक्ट भी मिल गया हमें। तो उसके अंदर हमने क्लोनिंग किया CIRB के अंदर भी। एक तो बुल था 4354, उसका वो भी बड़ा अच्छा बुल था, वो फील्ड से खरीदी हुई थी उसकी माँ और वो बच्चा। तो उसकी प्रोजनी भी अच्छी आई थी, वो भी प्रोजनी टेस्टेड हो गया, तो उसका क्लोन पैदा किया। एक ये देखने के लिए कि जो दूसरी नस्ल की भैंस है उसका दूसरी नस्ल में पैदा करें। अच्छा। तो हमने एक असम की जो भैंस का यहाँ डेरा सच्चा सौदा सिरसा की भैंस के अंदर प्रत्यारोपण किया क्लोन का, और वो बच्चा वहाँ पैदा हो गया। अरे वाह। तो ये दो हमारे शुरू में एक्सपेरिमेंट हुए। फिर M29 जो बुल काफ़ी फेमस हुआ, M29 के क्लोन पैदा किए, तो उसमें से काफ़ी सफलता मिली। कुछ होता है, पर एक टेक्निक और जो हमारे साइंटिस्ट ने की
वो था कि पूंछ जो होती है उसके नीचे वाली एरिया से उसका सोमेटिक वो सेल लिया या टिश्यू लिया, एक पिंच लिया। उसका क्या होता है कि वो कभी भी जो पूंछ है, पूंछ के नीचे वाला हिस्सा कभी भी धूप के ऊपर उसके ऊपर नहीं गिरी। तो धूप नहीं गिरी है तो उसके अंदर आमतौर पर धूप में यूवी रेज होती हैं जो कि उसके अंदर कुछ म्यूटेशन वगैरह कर देती हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश एक तरह से सेल होते हैं जिनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ हुआ। तो उनका सक्सेसफुल ज़्यादा रहा जो हमारा परिणाम आया, और अब ये काफ़ी मतलब प्रचलन में है। वैसे देखें तो कुछ फीमेल भी पैदा हुई हैं NDRI करनाल में जो दूध भी दे रही है, बच्चे भी पैदा किए हैं। इसी प्रकार कुछ जो बुल पैदा हुए CRB में उनका सीमन भी यूज किया गया है। परंतु ये आवश्यकता है कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनकी लॉन्ग टर्म स्टडी होनी चाहिए कि वो बच्चे कितने में इंसेमिनेट किया, कितने में बच्चे पैदा हुए, कंसेप्शन रेट क्या रहा, जो नहीं कंसीव हुए वो कैसे रहे, जो बच्चे पैदा हुए वो कैसे रहे। तो ये सारा करके, क्योंकि ये एक नेचर से थोड़ा अलग हटके है, एक नेचर के खिलाफ है, क्योंकि हम मेल फीमेल को नहीं यूज़ करते एक ही सेल लेके। तो इसमें यदि हम फीमेल का करें तो उसके अंदर, क्योंकि फीमेल का रिप्रोडक्शन है और प्रोडक्शन है वो मेल से बहुत डिफरेंट है। मेल में तो केवल उसने शुक्राणु पैदा करने हैं, वही आप देख सकते हो। फीमेल में उसकी ओवरी ने अंडा छोड़ना है, अंडे बनने हैं, अंडे के बाद निषेचन होना है, फिर प्रेगनेंसी होनी है, फिर बच्चा होना है, फिर दूध बनना है। तो वो काफ़ी क्रियाएं हैं जिनका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फीमेल में कामयाब हो जाता है उसको पूरी स्टडी करके, और उसके बाद यदि हम इसको करें, और उसमें मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, उसको भी कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब जो पैदा हुए हैं उसको मेरे को पता नहीं कितने एक्सटेंट तक वो सीमन यूज़ किया गया है, परंतु हमें थोड़ा सा कॉशियसली उसको यूज़ करके और उसको पूरा स्टडी करके उसके बाद उसको वाइड स्प्रेड पे यदि वो फिट रहता है तो हम अच्छे बुल्स के क्लोन बना कर उनका सीमन इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो अगर अच्छे बुल्स भैंस के अगर सीमन उपलब्धता की बात की जाए तो एक सामान्य पशुपालक जो या तो उड़ीसा में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, और इवन राजस्थान के दूरस्थ इलाके में रहता है, तो वो कैसे अच्छे नस्ल के भैंसों के सीमन उसको मिल सकते हैं, ये उपलब्धता कहाँ से आ सकती है? देखो, आज के दिन तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी हो गई है कि हर जगह लिक्विड नाइट्रोजन पहुंच जाती है, हर जगह सीमन पहुंच सकता है। तो कोई भी आदमी अपने जो संस्था है उसके साथ सीमन की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सेंटर है या कोई इंसेमिनेटर भी है, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को इस प्रकार का सीमन चाहिए, इस संस्था से सीमन चाहिए, तो वो उसको उसके एरिया में उपलब्ध हो जाता है। मेरे को याद है आज से जब मैं CRB में था तो बिहार के किसान का फ़ोन आता था, ये हमारे यहाँ कैसे उपलब्ध होगा। तो हमारा वहाँ एक ICR का रीजनल रिसर्च सेंटर है फॉर ईस्टर्न रीजन, RCER बोलते हैं उसको, रीजनल सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन, पटना में ही है। तो वहाँ पर हमने उपलब्ध करवा दिया, वो किसान वहाँ से ले गए। तो उपलब्धता कहीं भी किसी भी जगह भी हो सकती है। हमारी संस्था जो ICR की अलग अलग संस्था है उनके जरिए हो सकती है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जरिए हो सकती है, वरना किसान अपना समूह कोई बना लें, FPO बना लें, कोई और ऑर्गेनाइजेशन बना लें, अपनी कोऑपरेटिव जो है उसके थ्रू बना के और वो मंगवा सकते हैं किसी भी संस्था। इसमें गिनती के कुछ नाम आप सजेस्ट करें जो इंस्टीट्यूट मुर्रा पर या भैंस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके यहाँ से लेना चाहिए। देखिए, सीमन की बात करें तो मैं गाय भैंस की सारी इकट्ठा ही बता देता हूँ आपको। सबसे विश्वास तो मेरे को NDDB का प्रॉपर है, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उनका जो SCG बिदज है वो बहुत अच्छा है। बुल की बात करें मुर्रा की तो वो HLDB एक नामी संस्थान है। उसके बाद CRB में भी अब अच्छे उत्पादकता वाले पशु हमारे पास पैदा हो गए हैं, उनके बच्चे भी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा NDRI करनाल है, गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना है, और एक प्राइवेट में है एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ABC वीरावली। वो ऐसे हैं जिनका खुद का आंध्र प्रदेश में जिनका खुद का एक बुल मदर फार्म है। और मैं जब वो हरियाणा से ले जाते थे भैंसें खरीद के, बड़े बड़े महंगे मोल में, 25 लाख की भैंस भी उन्होंने खरीदी थी। 25 लाख की भैंस 2013 में। तब मैं हरियाणा वालों को कहता था कि भाई बाद में वो दिन दूर नहीं जब आप आंध्र प्रदेश से सीमन मांगा करोगे। आज के दिन हरियाणा पंजाब के अंदर आंध्र प्रदेश वीरावली वाले सीमन की बहुत डिमांड है।
आंध्र प्रदेश की सीमन यहाँ यूज हो रहा है। मुर्रा का जो सीमन मुर्रा है का। आंध्र प्रदेश से हरियाणा और पंजाब में बहुत डिमांड में है। क्या बात। तो ये कुछ अच्छे सीमन स्टेशन हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी हैं और जिनके अंदर अभी शायद NDRI का अप्रूव नहीं हुआ है, उनको एक्रेडिटेशन मिला। CIRB का सीमन स्टेशन अप्रूव हो चुका है और गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी का भी नहीं हुआ, तो CIRB का है। HLDB का तो काफ़ी अच्छा स्टेशन है और जो NDDB के हैं दो तीन, एक तो बिडज में है और एक रायबरेली सालोन में है, तो वो दोनों के ही अच्छे परिणाम। सर जैसे गिर गाय पूरे हिंदुस्तान में गई और गिर ने कई जगह परफॉर्मेंस दिखाया, कहीं नहीं दिखाया, ऐसे कई सारी दुधारू नस्लें जब हिंदुस्तान के मतलब जो ओरिजिन वहाँ की है वहाँ से दूसरी जगह जाती है तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कई नस्लों में हमने देखा। क्या मुर्रा के साथ भी ये है कि अगर हरियाणा पंजाब से कोई मुर्रा अपने लिए क्षेत्र में ले जाता है तो परफॉर्मेंस पे फ़र्क आता है? दूसरी बात, अगर वो सही उसका लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस एरिया से पशु आ रहा है वही आप कंडीशन अपनी दूसरी नई जगह पे उसको प्रोवाइड करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं मिलना चाहिए। मैं देखता था यदि आप राजस्थान वाले या थोड़े रेतीले वाले इलाके से भैंस खरीद के आप शहर में लाते थे और उसको पक्के फर्श पे बांधते थे, उसका एकदम दूध नीचे गिर जाता था। तो आपने देखना कि वो पहले किस हालात से आई है। कच्चे फर्श पे होती थी, नरम मिट्टी होती थी, उसको आप पक्के फर्श पे बांधोगे, फिर वहाँ पर किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता था, आप वो डाइट उसको दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, किस प्रकार की उसकी व्यवस्था थी कि उसको गर्मी से बचाने की, सर्दी से बचाने की, तो वो यदि आप दे सकते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। पर उससे भी इम्पोर्टेंट है कि पशु खरीद के लाने के बजाय आप सीमन या एम्ब्रियो अपने एरिया में लाओ तो वो पशु आपके ही जगह पे पैदा होगा। आज जो फ्रोजन सीमन आया 1950 के दशक में स्टार्ट हुआ था, उसके कारण दुनिया की एनिमल हस्बेंड्री की शक्ल बदल गई है, क्योंकि सीमन की ट्रांसपोर्ट एक देश से, चाहे वो इंडिया से ब्राज़ील जा रहा है, चाहे वो USA से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। पूरे विश्व के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जेनेटिक्स का इतना ईजी हो गया और उसका असर बहुत बहुत व्यापक है, हम सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा है। तो जो भी आपको अच्छा सीमन मिलता हो जहाँ से, वो लेके और अपने पशुओं में उसको इस्तेमाल करें। हाँ, ब्रीड का ज़रूर ध्यान रखें। आमतौर पर जो अच्छे ब्रीडर हैं, जो हॉल्स्टीन फ्रीजन रखते हैं, थोड़ी बड़ी नस्ल की गाय है, और कुछ हैं जो जर्सी जो छोटी नस्ल की गाय है। हॉल्स्टीन फ्रीजन वाले भी जब पहला बार जो हीफर प्रेग्नेंट करवाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बुल बहुत भारी वाला ना हो। अच्छा। बुल हॉल्स्टीन फ्रीजन का तो हल्का हो, या फिर जर्सी के बुल की सीमन डाल देते हैं। अच्छा। तो जर्सी हॉल्स्टीन का क्रॉस आ जाता है। ऐसा तो क्यों सर? ये ताकि वो उसको ब्याने के टाइम तकलीफ ना हो, डिस्टोकिया ना हो, बच्चा ना फंस जाए। तो वो आपको ध्यान रखनी कि आपके एरिया की गाय भैंस कौन सी है, उसके अंदर मुर्रा का भी सीमन आपने इस्तेमाल करना है तो वो ऐसे बुल का करिए जो आपके साइज़ के हिसाब से वो ठीक हो। और मैंने एक हमारा किसान है बिहार से, ललित, वो हरियाणा से सीमन लाता है और उसने बिहार के अंदर एक जो उसकी कटिया पैदा हुई है वो पहले ब्यांत में आ गई, वो वहाँ पर 17 किलो दूध वो पहले ब्यांत में दे रही है। क्या? अरे वाह। अब आप ये देखिए कि मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उसने एक साधारण सी भैंस के अंदर थी मुर्राई, उसके अंदर वो सीमन डाला और 17 किलो वो पहले ब्यांत में उसकी भैंस दूध दे रही है। तो ये पॉसिबल है। आप अपने पशुओं के अंदर सीमन की क्वालिटी जो है उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, वो लाइए और उसके थ्रू आप बेस्ट जर्म प्लान पैदा कर सकते हैं अपने घर पे और उसको आगे प्रोपागेट भी कर सकते हैं। सर, विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या जिसको लेकर वैज्ञानिक भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा मुद्दा पशुपालकों के सामने आता है कि बदलते परिवेश में जब तापमान बढ़ रहा है तो हमारे पशुओं की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी। इस स्थिति में IVRI बरेली ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंतर्गत उन्होंने HF को, जर्सी को, हमारी इंडिजिनस ब्रीड को भी रखा। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे जलवायु बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंडिजिनियस ज़्यादा उसको वो उनको असर नहीं पड़ रहा है, वो एक्लेमेटाइज हो रहे हैं। भैंस का जलवायु परिवर्तन से कोई लिंक है और कितना उपयोगी है वो? देखिए, भैंस को जलवायु परिवर्तन से यह है कि इसको पानी तो चाहिएगा। इसके जैसे मैंने बताया, इसके पसीने के शोर होते नहीं हैं, तो ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में डुबकी लगा देता है। पानी में डुबकी नहीं है तो ऊपर स्प्रिंकलर या
फॉगर वगैरह कुछ लगे होने चाहिए ताकि इसको गर्मी महसूस ना हो। कितना लीटर का अंतर पड़ जाता है अगर ये व्यवस्था हम कर दें या पानी में रहे वो 2-3 घंटे फॉगर लगा हो, तो कितना लीटर का इम्पैक्ट पड़ता है सर? लीटर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। वो न केवल दूध उत्पादन में असर पड़ता है, अपितु उसके रिप्रोडक्शन में भी असर पड़ता है। उनका जो एज एट फर्स्ट कमिंग है वो कम हो जाती है। पहली बार बच्चा देगी कम उम्र में देगी, फिर 2 ब्यांत के बीच का अंतराल है वो भी कम हो जाता है, ब्याने के बाद जल्दी हीट में आ जाएगी। तो ये तो बहुत आवश्यक है कि भैंस को अपना गर्मी जो है शरीर की वो निकालने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो पानी की जो जलवायु परिवर्तन के साथ क्या है कि एक जो एबनॉर्मल इंस्टांसिस जो हो जाते हैं मौसम के, कहीं बादल फट गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया लगातार, ये जो है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, ये बड़े कॉमन हो जाते हैं। इसके अंदर अपने प्लस एक और है कि जो डिजीज़ जो यहाँ पर पहले बीमारी नहीं होती थी वो अब फिर यहाँ आने लगी है। पहले कभी नहीं देखी गई अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो सूअरों में एक बीमारी आई, गाय भैंसों में जो आई एक लंपी स्किन डिजीज़ वो आई। लंपी बहुत चला, पर लंपी आप देखेंगे तो भैंस के अंदर आपको मुश्किल से कोई मिला होगा जिसकी भैंस मरी हो लंपी स्किन डिजीज़ से। तो ये भी एक ट्रांसबाउंड्री डिजीज़, गायों में इवन देसी गायों में बहुत नुकसान हुआ और विदेशी गायों में बहुत नुकसान हुआ। एक लुधियाना के पास हलवाड़ा में फार्म है, बड़ा वेल मैनेज फार्म है, उनके 35-36 गाय मर गई, 3-3, 4-4 लाख की एक गाय थी। तो आप देखिए कितना नुकसान। राजस्थान में भी बहुत, राजस्थान में देसी नस्ल की जो गाय थी वो बहुत मरी। तो उसमें या तो अधिक दूध देने वाली स्ट्रेस वाली गाय थी वो ज़्यादा मरी, या जो जिनका कमज़ोर कुपोषित थी वो गाय ज़्यादा मरी। परंतु भैंसों में लीजन भी आए तो हल्के हल्के आए, छोटी छोटी फुंसी दिखाई दी, बस उससे अलावा कुछ नहीं। तो भैंस बीमारियों से लड़ने की क्षमता है अद्भुत है। और ये इसके जलवायु परिवर्तन के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट कि जो विदेशों से जो नई नई बीमारी हमारे यहाँ आ रही है, हालांकि आमतौर पर हम ये मानते थे कि भैंस जो यहाँ की लोकल बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने के लिए रेजिस्टेंट है, परंतु इस बारी पहली बार देखने को मिला कि ये विदेश से आने वाली बीमारी जो लंपी स्किन डिजीज यहाँ कभी भी रिपोर्ट नहीं हुई भारतवर्ष में, ये अफ्रीका में थी। जलवायु परिवर्तन से वो फैलती फैलती एशिया में आ गई, एशिया से आती और चाइना वाइना से होती हुई और हमारे देश में आ गई। तो जलवायु परिवर्तन का ये है, इसके लिए हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और जो निवेडी जो कार्य कर रहा है कि फोरकास्टिंग की डिजीज़ क्या फोरकास्ट करना है, उसके ऊपर भी हमें काफ़ी सीरियसली हर आदमी को, जो खासतौर पे जो महकमे हैं पशुपालन से रिलेटेड, उनको काम करना पड़ेगा। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन। एक तो जो वेटनरी फील्ड में अपना भविष्य देखते हैं ऐसे युवा जो चाहते हैं पशुपालन क्षेत्र में आए, आप वीसी रहे, अभी भी हैं वीसी, गढ़वासू में भी है, बिहार में है, एक क्या संदेश उन विद्यार्थियों को देना चाहते हैं जो वेटनरी लाइन में अपना भविष्य देखते हैं? देखिए, मैं कल हमारे बिहार स्टेट के वेटनेरियन से इंटरेक्ट कर रहा था, एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। मैं कहता है आज के दिन हमारे जो वेटनेरियन है वो कुत्ते बिल्ली के डॉक्टर बनना ज़्यादा चाहते हैं, स्मॉल एनिमल के, क्योंकि लार्ज एनिमल में मेहनत ज़्यादा है। और ये हमारे देश में नहीं, ये पूरी दुनिया में यही है। आप कनाडा में गया 2 साल पहले, वहाँ लार्ज एनिमल के अंदर 80% डॉक्टरों की कमी है। हाँ, स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस के अंदर उनको 30-40% की वहाँ भी कमी है। पर लार्ज एनिमल के अंदर कोई नहीं जाना चाहता। और हमारे यहाँ वहाँ पर सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ पर सारी प्राइवेट प्रैक्टिस है। वो कनाडा की बात वही है, यूएसए की बात वही है, बाकी कंट्रीज की बात भी वही है। हमारे यहाँ जो डॉक्टरी है वो है एक सरकार द्वारा जिसको नौकरी दी जाती है। तो हमारी सरकार पशुपालन विभाग, एनिमल हस्बेंड्री विभाग उनको ये नौकरी देता है। तो वो जो उनको नौकरी दी जाती है वो दी जाती है रूरल एरिया हमारे किसानों के लिए, किसानों के पशुधन की रक्षा करने के लिए, उनके पशुधन का संवर्धन करने के लिए, उनकी बीमारियों से बचाव करने के लिए, बीमारियों के जो इलाज करने के लिए। तो मैं ये जो युवा हैं उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि वो ये सोच कर आएँ कि उन्होंने अपने जो पशुपालक हैं उनकी सेवा करनी है। अदरवाइज़ जो डेयरी का व्यवसाय है इतना मुश्किल व्यवसाय है कि आदमी को एक दिन की छुट्टी नहीं है पूरे साल में। सुबह भी आपको दूध निकालना है, शाम को भी दूध निकालना है, सुबह भी उसको चारा दाना देना, शाम को भी देना है, एक दिन भी आप छुट्टी नहीं कर सकते। तो इसलिए, और दूसरा इसमें मैकेनाइजेशन काफ़ी कम है, क्योंकि जिस टाइप का हम थोड़े छोटे जानवर रखते हैं 2-2, 4-4, उसमें मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है या काफ़ी महंगा पड़ता है।
तो उस कारण हमारे युवा नहीं आना चाहते इस व्यवसाय के अंदर। हमें उनको रखना है तो इस व्यवसाय को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल होगा तो युवा आएगा, युवा भी आएगा, और प्रॉफिटेबल के साथ इसको एक साफ़ सुथरा बनाना पड़ेगा। साफ़ सुथरे के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ मैकेनाइजेशन इसके अंदर आए। हम रिक्वेस्ट, मैं आईसीआर की गवर्निंग बॉडी में हूँ, वहाँ से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम पशुपालन के अंदर, क्योंकि जो अब तक जो भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, सारी इंपोर्टेड है। हमारी यहाँ की कोई भी मशीनरी नहीं है जो पशुपालन के क्षेत्र में, और कई बड़ी सिंपल मशीनरी हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। फॉगर फैन भी हैं, वो भी या तो इजराइल से आते हैं या फिर वो जर्मनी से आते हैं या स्वीडन से आते हैं। तो ये चीज़ तो छोटी चीज़ें हैं हमारे, हम कहाँ पहुँच गए, चांद तक पहुँच गए। तो ये चीज़ें हम अपने देश में कर सकते हैं, उसको करने की आवश्यकता है। हमें छोटे किसान के लिए किस तरह आत्मनिर्भर इसमें भी बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर और मैकेनाइज्ड करना पड़ेगा, मशीनीकरण करना पड़ेगा छोटे लेवल पे किसान को, ताकि वो उसमें रह सकें। आज क्या छोटे लेवल वाला छोड़ता जा रहा है, वो सोचता है कि दूध 1 किलो पड़ोस से ले लेंगे, भैंस पालने की क्या ज़रूरत। और जो इसका वेस्ट है, जिस तरह गोबर है, उसको भी प्रोसेसिंग करे किसान, उसके वर्मी कंपोस्टिंग बनाए। उसमें आपने स्टार्ट करने की बात देरी है, उसके बाद आप मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। जाते जाते सर, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक ब्रीड के डेवलपमेंट के लिए, ब्रीड की भलाई के लिए, किसानों को संदेश क्या देना चाहते हैं जो खासकर से भैंस पालन से जुड़े हुए? मैं किसानों को यही संदेश दूंगा कि आपस में एक दूसरे को विश्वासघात न करें किसी भी तौर पे। चाहे अपने पशु के कुछ पैसा कम मिल जाएगा वो ठीक है, परंतु असलियत बता के अपने पशु दूसरे किसान भाई को, और ख़ास तौर पे उस किसान को या उस युवा को जो इस व्यवसाय में नया आ रहा है, उसके लिए एक ये बहुत बड़ा झटका होगा यदि उसको गलत पशु दिया जाता है। तो जो सच्चाई है वो बता के दीजिए, और उसको कोई अच्छी राय बन। देखें, काफ़ी किसान ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया राय देते हैं दूसरे किसानों को, और यदि कोई कमी होती है तो एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रुसेलोसिस, एक बीमारी है जो ह्यूमन में भी, आदमियों में भी लग जाती है और गायों भैंसों में भी मिलती है। वो बीमारी ऐसी है कि बच्चा भैंस गिरा देती है या गाय 5-6 महीने में गर्भपात हो जाता है, और वो भैंस उस बीमारी को अपने शरीर में रखती है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी रखेगी। जितनी बार बच्चा देगी तो वो बच्चे के ऊपर जो झिल्ली होती है, जिसको जेर कहते हैं, और जेर में वो कीटाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अच्छा। तो उससे दूसरा पशु उसको जैसे सूंघेगा तो उसके अंदर वो बीमारी सूंघते हो जाती है, और आदमी ने सूंघ लिया तो आदमी को हो जाती है। तो जैसे ही जेर उसने गिराया, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के और उसको एहतियात बरतते हुए उसको खड्डा खोद के उसके अंदर दबा दें, और उसके ऊपर आप फिनाइल वगैरह कुछ डाल दें। ये ज़रूर करें। आमतौर पर क्या होता है कि हम उसको ये कहते थे टेस्टिंग एंड डिसेमिनेटिंग, मतलब टेस्ट करवाया और फैला दिया। क्या होता है कि किसान ने देखा कि उसका पशु ब्रुसेलोसिस पॉजिटिव आ गया, वो उसको बिना बताए किसी दूसरे किसान को भेज देता है। वो दूसरा किसान इतना जागरूक नहीं है कि वो ब्रुसेला का टेस्ट करवा ले, तो वो एहतियात नहीं करता। इतनी बहुत डरने वाली बीमारी नहीं है, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। इसका इलाज संभव है। इलाज इन द सेंस कि आप वो जो बैक्टीरिया है उसको आप बिल्कुल लो लेवल पे रख सकते हो ताकि बाकी जानवर में ना हो। ये पशु जो है वो 2 टाइम इसको ज़्यादा कीटाणु छोड़ेगा। एक तो जब वो गर्मी में आता है, और एक जब वो बच्चा, सबसे ज़्यादा तो जब बच्चा देता है। उस बच्चा देने से पहले आप उसको हर महीने डॉक्टर से पूछ के एक टीका लगवा दो, एंटीबायोटिक का। उससे वो उसका स्तर बहुत कम हो जाता है। और आप ब्रुसेला पॉजिटिव एनिमल से भी आप एक ब्रुसेला नेगेटिव, मतलब साफ़ सुथरा बच्चा ले सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जो ब्रुसेला पॉजिटिव एनिमल हो गया वो दूसरे किसान को न बेचें, और यदि बेचें तो उसको जागरूक करके इसके बारे में तब बताएं कि ये ब्रुसेला ग्रसित है और इसको आपने ऐसे हैंडल करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारा पूरा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री का, डेयरी का सेक्टर है, उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो ये थे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने बहुत बारीकी से भैंस पालन पर आज चर्चा की, चाहे वो नस्ल सुधार के बारे में हो, भैंसों की गुणवत्ता को लेकर, भैंसों के अंदर आने वाली समस्या और उसके समाधान को लेकर। और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और डॉक्टर साहब आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी आपने बातें हमारे किसानों के लिए और हम सब के लिए बताई। थैंक यू सर।